सनम स्टेज की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसकी नजर बार बार अधीर की तरफ जा रही थी, जो गुस्से में बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों, पर अधीर का मुंह फेरना सनम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बेचैन नजरों से उसकी तरफ देखे जा रही थी और स्टेज पर पहुंच रही थी। अधीर ने अपनी नजरें सनम की ओर एक बार फिर से की और दोनों की आंखें आपस में टकरा गईं। दोनों एक टक बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अधीर ने सनम की तरफ देखा था, जिस वजह से सनम को सुकून मिला था। उसमें हिम्मत आ गई। सनम ने अधीर से अपनी नजरें फेर ली और स्टेज पर आकर खड़ी हो गई। अधीर तो बस उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था और वहीं बाकी कुछ लड़के सनम को अपनी गंदी नजर से ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। राज की आंखों में सनम को पाने की लालसा साफ साफ दिख रही थी। वो अपने सीने पर अजीब तरह से हाथ फेरने लगा और नशे में चूर होकर बोला, क्या बला है ये? एक लड़का बोला, ब्रो, पता नहीं ये किसके हाथ लगेगी, पर जिसके नसीब में ये लड़की है ना, वो दुनिया का सबसे लकी आदमी होगा। ऐसा खजाना जो मिलेगा उसे। ब्रो, अब एक बार ध्यान से। यार कितनी गोरी है ये, दूध जैसी लग रही है। मन करता है कि। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि राज ने उसके पेट में मुक्का मारा और दांत पीसते हुए बोला, ये लड़की मेरे नसीब में है और इसे मैं ही टच करूंगा। इसके साथ सब कुछ मैं ही करूंगा। बाकी किसी की तो औकात नहीं है कि उसे सनम मिले। राज पर पागलपन सवार हो गया था सनम के लिए। अब पता नहीं उसका क्या अंजाम होने वाला था। सनम स्टेज के बीचों बीच खड़ी होकर सामने बैठी ऑडियंस को देखकर घबरा रही थी। हालांकि उसने कई बार परफॉर्मेंसेस किया है लोगों के सामने, पर आज वहां अधीर की मौजूदगी में उसे अलग ही एहसास हो रहा था। सनम ने गहरी सांस ली और होस्ट की तरफ देखा। होस्ट उसकी बात समझ गया और कुछ ही देर में वहां पर म्यूजिक बजने लगा। सनम ने अपनी पोजीशन ली और डांस करना शुरू कर दिया। सनम बड़े हसीन तरीके से डांस कर रही थी। अधीर का दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि गाने के बोल और सनम के डांस स्टेप बेहद आकर्षक और हसीन थे। अधीर का मन किया कि अभी के अभी सनम को अपनी बाहों में लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए और जी भर के उसे निहारे। सनम बेहद खूबसूरत डांस कर रही थी। उसके लिए तालियां अभी से बजना शुरू हो गई थी। अचानक सनम अधीर की तरफ मुड़ गई और दोनों की नजरें एक बार फिर से आपस में टकरा गई। सनम डांस करती हुई अधीर की तरफ देख रही थी। दोनों का दिल धक धक कर रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोनों को ही ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उनके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ वो दोनों ही हैं। डांस करते करते सनम का पैर उसके गाउन में अटक गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और धम से जमीन पर बैठ गई। अधीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और तेजी से सनम की तरफ बढ़ने लगा। गार्डन में बैठे सभी लोग हैरान थे और सनम की तरफ देख रहे थे। रिदा घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने देखा अधीर सनम के पास पहुंच चुका था। सनम खामोश सी बैठी हुई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसका डांस खराब हो गया था। उसे संभल कर डांस करना चाहिए था। अधीर सनम के पास आया और उसके हाथ को पकड़कर उसे एक झटके में खड़ा कर दिया। अधीर सनम को पकड़कर अपनी बाहों में ले लेता है और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को ठीक करते हुए जुनून से बोला, गिरकर संभलने वाले ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अधीर की बात सुनते ही सनम हैरानी से उसकी जुनूनी आंखों में झांकने लगी, जहां उसे सनम के लिए सच्ची शिद्दत और दीवानापन नजर आ रहा था। राज गुस्से से अधीर और सनम को देख रहा था, कैसे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। अधीर बिना पलके झपकाए सनम को देखे जा रहा था। सनम भी उसे देख रही थी। पता नहीं क्या खिंचाव था अधीर की आंखों में, जो सनम उसकी तरफ जाती जा रही थी। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। लड़कियां तो सनम को नफरत से देख रही थी, क्योंकि उनका क्रश अधीर सनम को पकड़कर खड़ा था। सनम ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में निराशा से बोली, क्या किया मैंने? सब कुछ खराब कर दिया। इतना कहकर सनम वहां से जाने लगी। तभी अधीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से अपनी तरफ घुमाया। सनम सीधा उसके सीने से जा टकराई। हैरानी से वो अधीर को देखने लगी। अधीर ने अपने गार्ड को इशारा किया और इतने में वहां एक रोमांटिक सा गाना बजना शुरू हो गया, जिस पर अधीर सनम के साथ डांस करने लगा। अधीर ने सनम की कमर को पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और उसे लेकर धीरे से गोल गोल घूमने लगा और साइड में म्यूजिक बजने लगा। अधीर जुनून से सनम को देख रहा था, जो उसके हाथ में झूल रही थी। सनम खामोश सी अधीर को देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे बस अधीर का चेहरा दिख रहा था, जिस पर हद से ज्यादा जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था। अधीर ने सनम को नीचे किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अधीर की डेविल स्माइल, उसकी जुनूनी निगाहें सनम को पागल कर रही थी। उसने कसकर अधीर के कोट को पकड़ लिया। गाने के एक एक बोल अधीर की सिचुएशन पर बैठ रहे थे। वो भी तो सनम को बताना चाहता था कि उसके अंदर सनम के लिए क्या चल रहा है, कितना दीवाना हो चुका है वो उसका, पर कह नहीं पा रहा था, लेकिन करके जरूर दिखा दिया। कुछ ही देर में गाना खत्म हो गया। सब लोगों के होश उड़े हुए थे। किसी ने एक बार भी अपनी पलकें झपकाई नहीं थी, बस अपनी नजरों से अधीर और सनम को देखे जा रहे थे। रिदा अपनी जगह पर जम सी गई थी। अधीर ने सनम को अपनी गोद में ले रखा था और उसे लेकर स्टेज से नीचे उतर आया।
सनम उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी तो अधीर ने उसे और कसकर पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। सब लोग उन्हें देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। रिदा अधीर के पीछे पीछे चलने लगी। उसे सनम की चिंता हो रही थी। सनम को अधीर से डर लगने लगा। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अधीर ने उसकी एक नहीं सुनी और जुनून से सामने देखते हुए चलने लगा। अधीर के गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अधीर सनम को लेकर अकेडमी से बाहर निकल आया और रोड पर चलने लगा। उसके पीछे पीछे उसके गार्ड्स और रिदा तेजी से चल रहे थे। अधीर अचानक से रुका और तेजी से पीछे मुड़ा। सब लोग अपनी जगह पर ठहर गए। अधीर सबको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रिदा परेशान होकर सनम को देख रही थी, जो घबराई हुई अधीर की गोद में झूल रही थी। सनम ने भी लाचारी से रिदा की तरफ देखा और बोली, रिदा। रिदा ने कहा, सनम। अधीर ने गुस्से से कहा, सब लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। अधीर के गार्ड्स ने अपना सर झुका लिया। सनम ये सब देखकर परेशान हो गई और बोली, मुझे छोड़िए। अधीर ने बड़े खतरनाक तरीके से सनम की तरफ देखा और उसे लेकर वापस पलटकर आगे बढ़ने लगा। सनम उसकी गोद में छटपटाने लगी और अधीर बिना किसी भाव के आगे बढ़ने लगा। रिदा उनके पीछे जाने लगी तो गार्ड ने उसे रोक दिया और अपने साथ ले गए। रिदा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पता नहीं वो आदमी सनम के साथ क्या करने वाला था। अधीर सनम को अपनी गोद में लिए चले जा रहा था। सनम को डर भी लग रहा था, पर वो खुद को शांत करते हुए बोली, देखिए, आप समझते क्यों नहीं है? छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अधीर कुछ नहीं बोला। उसने एक बार सनम को देखा और उसे अपनी गोद से उतार दिया और रोड पर खड़ा कर दिया। सनम ने उसे देखा और जैसे ही वहां से जाने लगी, उसका पैर बहुत बुरी तरह से दर्द करने लगा और वो लड़खड़ाकर जैसे ही गिरने लगी, अधीर ने उसे थाम लिया और वापस अपनी गोद में उठा लिया। सनम चौंकते हुए उसे देख रही थी। तभी अधीर ने उसके चेहरे पर फूंक मारी और अपनी दमदार आवाज में बोला, मेरे बिना खड़ी नहीं हो सकती तुम, मेरी जरूरत है तुम्हें। अधीर की जुनूनी बातें सनम के बदन में सिरहन पैदा कर रही थीं। उससे अधीर की नजरों का तेज बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी नजरें फेर ली। अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो सनम को लेकर आगे बढ़ने लगा। सनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं। दूसरी तरफ बीस्ट हेवन में अभिनव ने निधि को गले लगाया और बोला, अपना ध्यान रखना और मैं आता रहूंगा आपसे मिलने। निधि की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। अभिनव ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसके आंसू पूछे। अभिनव ने निधि के माथे को चूमा और कहा, चेन्नई में ही हूँ और अब हमेशा यहीं रहूंगा, आप रोना बंद करो एंजल। निधि ने कहा, जरूरत क्या है अलग घर में जाने की, यहीं रहो ना मेरे पास। अभिनव ने कहा, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है एंजल, उसके लिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। इतना कहकर अभिनव ने शिद्दत से उससे दूर नजरें झुकाकर खड़ी अधीक्षा की तरफ देखा। अभिनव अक्ष के पास आया और बोला, सी यू सून मिस्टर राजपूत। अक्ष ने अभिनव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, कामयाब रहो, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अभिनव ने अपना सर हिला दिया और सबको बाय बोलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अधीक्षा ने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अभिनव उससे दूर जा रहा था और वो उससे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अभिनव गाड़ी में बैठा एक टक अधीक्षा को देख रहा था। अक्ष ने अभिनव की नजरों का पीछा किया और अधीक्षा की तरफ बिना किसी भाव के देखा। कुछ ही देर में अभिनव वहां से चला गया। उसके जाते ही अधीक्षा से सहन नहीं हुआ और वो वहां से जाने लगी। तभी अक्ष जोर से बोला, अधी, मुझसे मेरे कमरे में आकर मिलो। इतना कहकर अक्ष वहां से चला गया। अधीक्षा को डर लगने लगा। पता नहीं उसके पापा को उससे क्या बात करनी है जो उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया। अधीक्षा ने निधि की तरफ देखा तो निधि ने उसके सामने पलकें झपका दी। कहानी में क्या होगा आगे, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अक्ष के बुलाने पर अधीक्षा डरते हुए अक्ष के स्टडी रूम के डोर के पास आई। उसने कांपते हुए हाथों से डोर नॉक किया। तभी अंदर से दमदार आवाज आई, कम इन। अधीक्षा ने गहरी सांस ली और डोर खोलकर अंदर चली आई। उसने देखा अक्ष खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। अधीक्षा धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अक्ष बिना उसकी तरफ देखे बोला, बाप हूं तुम्हारा, कोई राक्षस नहीं हूं जो इतना डर रही हो। अक्ष के इतना कहते ही अधीक्षा तेजी से उसके पास आई और नजरें झुकाकर बोली, जी पापा, कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी है? अक्ष ने सांस छोड़ी और चांद को देखकर बोला, कुछ छुपा रही हो क्या अपने पापा से? अधीक्षा घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अक्ष ने कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। जब निधि पहली बार प्रेग्नेंट हुई तब सोचा था मेरी एक बेटी होगी जो बिल्कुल मेरी निधि जैसी होगी, पर आ गया एक नन्हा शैतान जो देखो आज कितना तूफान मचा रहा है। उसे देखकर मैं भूल गया था कि मेरी ख्वाहिश एक बेटी की थी, पर दिल में एक जगह खाली सी रहती थी कि मेरी बेटी नहीं है। अधीर के बाद मैंने सोच लिया था कि एक और बच्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अधीर के वक्त निधि बहुत परेशान हुई थी। लेकिन हर वक्त हर पल मुझे ये दुख होता रहता कि मेरी बेटी नहीं है। इसलिए मैंने फैसला लिया
और फिर आई तुम, मेरी नन्ही सी निधि, जिसे पाकर ये माफिया पूरा हो गया, उसका परिवार पूरा हो गया। तुम्हें जब पहली बार गोद में लिया था ना, तब सोच लिया था कि इसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये मेरी निधि की परछाई है, उसकी मूरत है, और अक्ष निधि से कितना प्यार करता है ये तो पूरे जग में जाहिर है। अधीक्षा, तुम किसी परेशानी में हो, ये मुझे पता है, पर तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? क्या आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं की मैंने? तुम्हें सबसे ज्यादा सर चढ़ाकर मैंने रखा है। इतना कहकर अक्ष ने अधीक्षा के माथे पर हाथ रख दिया और प्यार से बोला, बाप से कुछ नहीं छुपाते, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें देकर रहूंगा, बस एक बार कहो तो सही मेरी बच्ची। अक्ष की बात सुनकर अधीक्षा की आंखों में पानी आ गया। वो झट से अक्ष के सीने से लग गई। अक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जब तक तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुलकर बोलो, मैं सब सुनूंगा। अधीक्षा ने खुद को शांत किया और बोली, पापा सच में कोई बात नहीं है, मैं भला आपसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? मैं बस स्टडी को लेकर थोड़ी चिंतित रहती हूँ, बाकी सब ठीक है, सच्ची। अक्ष ने अधीक्षा को खुद से दूर किया और उसके प्यारे से चेहरे को पकड़कर बोला, अधी, वक्त आने पर वैसे भी अक्ष सिंह राजपूत को सब कुछ पता चल ही जाएगा, तब होंगे फैसले जो सिर्फ मैं लूंगा। जाकर सो जाओ। अधीक्षा अक्ष की बात समझी नहीं और उसके चेहरे को देखती रही। अक्ष ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और उसे सोने के लिए भेज दिया। उसके जाते ही अक्ष ने गहरी सांस ली और अपने माफिया अंदाज में बोला, ये सब लोग भूल क्यों जाते हैं कि मैं माफिया बॉस हूँ। मुझसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता। मैं अभी शांत हूँ सिर्फ अपने परिवार की वजह से, वरना अपना बेदर्दी भरा रूप धारण करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। सब के सब झूठ बोल रहे हैं, पर इन्हें आना मेरे पास ही है, क्योंकि हर चीज का अप्रूवल ASR के पास ही है। अक्ष गौर से चांद को देखने लगा, तभी उसके आगे अधीर का चेहरा घूमने लगा। अक्ष ने कहा, पता नहीं वो किस हद तक कामयाब हुआ होगा अपने चांद को हासिल करने में। दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वरना कुछ मिनट का काम भी नहीं है मेरे लिए ये। दूसरी तरफ अभिनव अपने कार में सीट से सर टिकाकर बैठा हुआ अधीक्षा को याद किए जा रहा था। वो उससे मिलने भी नहीं आई और सीधा अंदर भाग गई। अभिनव को बहुत बुरा लग रहा था। उसने गुस्से से कहा, कब तक बचोगी? आना तुम्हें मेरे पास ही है, मेरी हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मेरी आशिकी अब मेरी दीवानगी बन चुकी है, जो तुम्हें हासिल करना चाहती है। अभिनव ने ठान लिया था कि अधीक्षा को जल्दी से जल्दी हासिल करना है। कुछ देर बाद अभिनव की कार एक बड़े से आलिशान बंगलों के गेट के अंदर एंटर हुई और बंगलों के अंदर आकर रुकी। नौकर ने गाड़ी का गेट खोला और अभिनव तेजी से अपने बंगलों में चला गया। उसने अपने आलिशान बंगलों को देखा और बोला, जल्दी ही इस घर की मालकिन भी यहाँ होगी, मेरे पास, मेरे साथ, हमेशा के लिए। अभिनव ने अपनी आंखें बंद की और अधीक्षा को याद करने लगा। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वहीं अधीर सनम को गोद में लिए रोड पर चल रहा था और सनम कब से उसकी गोद से उतरने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। सनम ने अधीर के कंधे को धक्का लगा दिया और बोली, छोड़िए मुझे, आपको एक बार कहने से समझ नहीं आता क्या? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो ना यार। अधीर कुछ नहीं बोला। वो जुनून से सामने देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा दीवानापन नजर आ रहा था। सनम उसके चेहरे को देखकर डर रही थी। पता नहीं ये आदमी कहाँ से उसके पीछे आ गया है। सनम ने उसके सीने पर गलती से हाथ रख दिया। अधीर के कदम वहीं ठहर गए। वो जुनून से सनम की तरफ देखने लगा। सनम झेप गई। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और हड़बड़ाकर बोली, सॉरी, गलती से हो गया। अधीर ने उसके हाथ को पकड़कर वापस अपने सीने पर रख दिया और दांत पीसते हुए बोला, जानबूझकर किया होता तो मुझे अच्छा लगता, इसलिए आज के बाद ये रोज होना चाहिए, वरना। सनम हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता भी है क्या? अधीर ने उसके हाथ को कसकर अपने सीने पर दबा दिया और जोर से बोला, मेरी हो तुम, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। सनम ने कहा, हे भगवान, फिर से वही बातें। मैं आपसे कितनी बार कहूं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूं, वो पता नहीं कहाँ है। अधीर को अब गुस्सा आने लगा था। उसने सनम को रोड पर खड़ा कर दिया और उसकी कमर को कसकर पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचकर गुस्से से बोला, तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ? मैं अधीर सिंह राजपूत सनम तनेजा को ढूंढ रहा था और वो मुझे मिल चुकी है। अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अधीर की बात सुनकर सनम को अजीब सा एहसास होने लगा था। उसका दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। उसे वही एहसास और बेचैनी हो रही थी जैसे उसे कई बार होती है जब कोई अजनबी उसे पुकारता है। सनम गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। तभी अधीर की पकड़ उस पर ढीली हो गई और मौके का फायदा उठाकर सनम वहां से जाने लगी। तभी अधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। सनम उसके मजबूत सीने से टकरा गई। अधीर का गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। उसने कसकर सनम की कमर को दबा दिया। सनम की कराह निकल गई, जिसे सुनकर अधीर बेहद डरावने और आकर्षक तरीके से उसके कान में बोला, ये जो हल्का सा दर्द है ना, इसे हल्का ही रहने देना, मुझे मजबूर मत करना कि मुझे इसे बढ़ाना पड़े। अधीर की बात सुनकर सनम डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अधीर की तरफ देखकर बोली, वरना क्या करेंगे आप? अधीर डेविल स्माइल के साथ बोला,
कोई सोच भी नहीं सकता अधीर क्या कर सकता है, और खासकर अपनी सनम के लिए। देखिए मिस्टर अधीर, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं आपको जानती हूँ, तो कृपया करके मेरा रास्ता छोड़िए। अधीर शैतानी मुस्कान लिए बोला, तुम मतलब की बात करती हो? अरे तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी है, उसके होने का मतलब ही अधीर है। और मुझे नहीं जानती ना, तो अब हर रोज तुम मुझे जानोगी, हर पल मेरे बारे में सोचोगी। भूल नहीं सकती और भूलने में दूंगा नहीं। सनम को अधीर की हरकतें बड़ी अजीब लग रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि अधीर किसी और को ढूंढ रहा है और सनम को लेकर उसे कोई गलतफहमी हुई है। अधीर भी सनम की तरफ बढ़ने लगा और सनम उसे देखकर पीछे हटने लगी। अधीर एक कदम आगे लेता तो सनम एक कदम पीछे लेती। दोनों यूं ही सड़क पर चल एक दूसरे को देखते चल रहे थे। अधीर के चेहरे पर डरावनी मुस्कान तैर रही थी जो सनम को डरा रही थी। सनम मौका पाते ही वहां से भाग गई। सनम के पैर में दर्द हो रहा था पर वो फिर भी भागे जा रही थी। वहीं अधीर उसे गुस्से से देख रहा था। सनम उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी जो उसे पसंद नहीं था। सनम भागे जा रही थी। वो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाई थी कि तभी अधीर उसके पास चलकर आया और ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। सनम उसे देखकर डर गई कि ये आदमी अचानक से उसके सामने कैसे आ गया। सनम झेप गई और अपनी जगह पर जम सी गई। अधीर उसे डरावने तरीके से देखे जा रहा था, जैसे कि वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। सनम वापस पीछे हटने लगी। तभी अधीर ने उसे एक बोरी की तरह उठा लिया और पलटकर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। सनम उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं था। अधीर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले आया जो अकेडमी के बाहर खड़ी हुई थी। अधीर को देखते ही गार्ड ने गाड़ी का गेट खोल दिया और अधीर ने सनम को कार में बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया और कार के डोर को लॉक कर दिया। सनम दूसरी तरफ के डोर को खोलने लगी और अधीर उसे आराम से देखने लगा। सनम को बहुत घबराहट हो रही थी। वो इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह पा रही थी। उसे अजीब सा डर लग रहा था। अधीर का ऑरा ही बहुत खतरनाक और आकर्षक था। सनम डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में उसे गर्म सांस महसूस होने लगी। सनम सिहर उठी। उसके माथे से पसीना आने लगा। उसने अपना थूक गटका और हिम्मत करके पीछे की तरफ देखने लगी तो उसके होश उड़ गए। अधीर उसके एकदम करीब था और उसे नशे से देख रहा था। सनम के अचानक पीछे मुड़ने से उसके होंठ अधीर की नाक को छू गए, जिससे अधीर के जिस्म में करंट दौड़ पड़ा और उसके सीने में चिंगारी पैदा हो गई। सनम के लिए कहानी में आगे क्या होगा, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर, जिसमें अधीर के लिए खौफ साफ साफ दिख रहा था। अधीर के हाथ सनम के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। वो पागलों की तरह उसकी खूबसूरती को देखे जा रहा था। सनम उसके बढ़ते हाथ से घबरा रही थी। अधीर ने उसकी आंखों में अपनी उंगलियां घुमाना शुरू किया और बड़े अजीब तरीके से उंगलियां फेरने लगा। सनम के बदन में सिरहन पैदा हो रही थी। एक तरफ उसे डर लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ अधीर की छुअन गंदी नहीं थी। अधीर पागल दीवानों की तरह उसके चेहरे को देखते हुए अपनी उंगलियां लगातार फेर रहा था, जैसे उसने ये सब पहली बार ही देखा हो। सनम के पसीने छूटने लगे पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अधीर पर जुनून सवार हो गया था और वो सनम की हसीन नीली आंखों को देखकर आकर्षक तरीके से बोला, पहले क्यों नहीं आई तुम? जुदाई से इतना तड़पाया क्यों? न जाने कब से राह देख रहा है ये बेदर्द तेरी। आजा, अब तो समा जा मुझ में। अधीर की जुनूनी बातें सुनकर सनम के होश उड़ गए। वो निशब्द हो चुकी थी। ये बोले तो क्या बोले? उसके सामने बैठा इंसान उससे इतनी शिद्दत भरी बातें कर रहा है। उसकी आंखें सनम के लिए दुनिया जहां का जुनून लिए बैठी हैं, पर सनम के पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। सनम एक टक अधीर को देखने लगी। उसे उसमें कोई बुराई नहीं नजर आ रही थी, ना कोई गलत एहसास हो रहा था, पर फिर भी सनम उसकी नजदीकी से घबरा रही थी, जैसे कि ये कोई बहुत खतरनाक आदमी है जिसके कई राज हैं। सनम और अधीर एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। पता नहीं दोनों को क्या नजर आ रहा था। अधीर की आंखों को लगातार देखते हुए सनम की आंखों में पानी भर आया, जिसे देखकर अधीर बेचैन हो गया। उसने सनम की आंखों में फूंक मारी। सनम की आंखें बंद हो गई। तभी अधीर शिद्दत से बोला, तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया हूं ताकि बाहर आ सके, वो भी मेरे जुनून की, ना कि तुम्हारे आंसुओं की। तुम्हारी इन आंखों पर हक है सिर्फ मेरा, यहाँ तक कि अब इन आंसुओं को भी कोई हक नहीं है बिना मुझसे पूछे आने का। जब जब तुम्हारी आंखों में देखूं तो मुझे मेरा अक्ष उसमें नजर आए। क्या मजाल है इन आंसुओं की कि ये मेरे अक्ष को तुम्हारी आंखों से दूर कर पाए। सनम ने झट से अपनी आंखें खोल दी। पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने अधीर के होठों पर अपनी नाजुक सी उंगलियां रख दी और उसे बेचैनी से देखने लगी। अधीर तो सनम के ऐसा करते ही एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसके चेहरे पर नशा चढ़ता ही जा रहा था। उसके होठों पर सनम की खूबसूरत उंगलियां शोभा बढ़ा रही थी। वो अपनी जुनूनी निगाहों से सनम की बेचैनी को देखे जा रहा था। उसे देखकर सनम ने ना में सर हिला दिया और परेशान होकर बोली, जो आप कह रहे हैं ना सब समझ रही हूँ मैं, पर मैं ये नहीं चाहती। जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, उसे मैं अपनी आंखों का क्या, अपनी परछाई तक का हक नहीं दे सकती। सनम की बात सुनकर अधीर के सीने में अजीब सा दर्द होने लगा, जो पहली बार था। इससे पहले कभी भी अधीर को ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा उसे अब लग रहा था, जैसे उससे कुछ छूट रहा हो, उससे दूर जा रहा हो।
अधीर को गुस्सा आने लगा। उसके अंदर का डेविल जागने लगा। उसकी जुनूनी आंखें लाल होने लगी। अधीर गुस्से से सनम को देखने लगा। अचानक से उसने सनम की ठोड़ी को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए हद से ज्यादा गुस्से से बोला, सोचना भी मत, क्योंकि अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। तुम पर किसकी नजर है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। इतने सालों से तुम्हारा इंतजार किया है और अब जब मिली हो तो ये नाटक लगा रखा है। सनम तनेजा, मुझे मजबूर मत करना कि मैं अपने असली रूप में आऊं, जिससे तुम नफरत करने लग जाओ। तुम्हारी भलाई, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ अधीर सिंह राजपूत से ही है और अब से तुम मेरी हो। अधीर के गुस्से से सनम घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, मिस्टर अधीर, प्लीज छोड़िए। आप समझते क्यों नहीं है? मैं नहीं जानती आपको, तो आप मुझे कैसे ढूंढ रहे थे? क्या लेना देना है हमारा? कुछ भी तो नहीं है। हम दोनों के बीच ना कोई दोस्ती है ना दुश्मनी, फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? बोलिए प्लीज। अधीर ने उसकी ठोड़ी को दबा दिया और अपने होश खोते हुए उसके माथे को कसकर चूम लिया। सनम के तो होश उड़ गए। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो संभल नहीं पाई और अपनी जगह पर जम सी गई। अधीर बोला, तुम मेरे हमदम हो और तुम ही मेरी दुश्मन हो। न दोस्ती है ना कोई दुश्मनी, पर फिर भी तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। सनम दंग रह गई और उसे लगातार देखी जा रही थी। उसकी आंखों से पानी बहने लगा, जिसे अधीर ने अपने हाथ से पोंछ दिया और अपनी उंगली के इशारे से बड़े आकर्षक तरीके से उसे रोने से मना कर दिया। सनम ने अपने आंसुओं को छुपा लिया और धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन हो आप? अच्छे हो या बुरे हो मैं नहीं जानती, पर जब भी मेरे सामने आते हो मैं सब कुछ भूल क्यों जाती हूँ। कोई लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी जाने पहचाने क्यों लगते हो? क्यों ऐसा लगता है कि कुछ तो है आपके और मेरे दरमियान? सनम की बात से अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने अंगूठे को बड़े डरावने तरीके से सनम के होठों पर रगड़ा, जिससे सनम सिहर उठी। अधीर उसके फड़फड़ाते हुए होठों को जुनून से देखते हुए बोला, तुमने अभी मेरे जुनून और मेरी दीवानगी को देखा ही कहाँ है? अभी तो शुरुआत हुई है। आगे देखो क्या क्या देखने को मिलेगा मेरे चांद को। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिस दिन मेरी दीवानगी देखोगी ना, तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। सनम ने अधीर के मुंह से चांद शब्द सुना तो वो दंग रह गई। उसे ये शब्द कहीं सुना सुना सा लग रहा था। किसी और ने भी सनम से ये शब्द कहा था, पर किसने, ये सनम को याद नहीं आ रहा था। सनम अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपनी सोच में गुम थी। तभी अधीर ने उसके ड्रेस को थोड़ा ऊपर किया, जिससे सनम झेप गई और उससे दूर जाने लगी। सनम ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अधीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके एक पैर को उठाकर अपनी जांघ पर रख दिया और उसे देखने लगा। सनम बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसका ड्रेस थोड़ा ऊपर खिसका हुआ था, जिससे उसका गोरा पैर आराम से दिख रहा था। सनम के गाल लाल हो गए थे। वो इधर उधर देख रही थी। अधीर ने मेडी बॉक्स से एक स्प्रे निकालकर सनम की चोट पर लगा दिया। सनम को बहुत जलन हुई और उसने अनजाने में अधीर के कोट को पकड़ लिया और आंखें बंद किए बोली, प्लीज आराम से। अधीर का दिल धक धक करने लगा। सनम पहली ऐसी अनजान लड़की थी जिसने अधीर को यूं छुआ था, जिससे उसके सारे तार हिल गए थे। अधीर के हाथ अपने आप रुक गए और वो नशे से सनम के हाथ को देखने लगा, जिससे उसने अधीर के कोट को पकड़ा हुआ था। अधीर ने अपने आप को शांत किया और उसकी चोट पर स्प्रे कर दिया और उसके ड्रेस को नीचे कर दिया। सनम को अब जाकर आराम मिला। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सामने बैठे जुनूनी आदमी पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। सनम ने अपने हाथ को देखा और तुरंत अधीर के कोट को छोड़ दिया। अधीर ने उसके पैर को वापस नीचे रख दिया और ड्राइवर से कहकर गाड़ी स्टार्ट करवा दी। सनम कोने में खिसक कर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे उसकी माँ की कही बात याद आ रही थी कि सबसे बचकर रहना, फालतू में किसी की नजर में मत आना, वरना लोग तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। और आज सनम के साथ यही सब हो रहा था। एक बहुत बड़ा आदमी, जिसकी शान और जिसका रुतबा बहुत ही बड़ा और खतरनाक है, वो सनम के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अधीर जुनून से सनम को देख रहा था। सनम ने आह भरी और बोली, आपको पता है, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं ना, तब से सब कुछ बदल गया है। ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो सामने देखते हुए बेहद एटीट्यूड से बोला, सही कहा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है। सनम ने कहा, क्यों आप दोनों मेरे पीछे पड़े हैं, जबकि मैं आप दोनों को ही नहीं जानती, कोई नाता नहीं है हमारा। अधीर एक आईब्रो ऊपर करके थोड़ा गुस्से से बोला, हम दोनों से तुम्हारा क्या मतलब है, और कौन है जो मेरी सनम के पीछे पड़ा है? सनम ने गहरी सांस ली और बोली, वो जो दिखता नहीं है उसे मैं सिर्फ महसूस कर पा रही हूँ। उसके होने का एहसास बड़ा अजीब और आकर्षक है। उसकी नजरें मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। उसके मेरे पास आते ही मेरा ये बेवकूफ दिल जोरों से धड़कने लगता है, मेरे बस में नहीं रहता है। वो इंसान बहुत खतरनाक है। उसका ऑरा ही बेहद डरावना और आकर्षक है। हर पल हर जगह उसका एहसादा लिए घूमती रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अब तो वो हवाओं में भी मेरे साथ चलता है। मैं उससे कहीं बच नहीं सकती हूँ। वो मेरे साथ हमेशा रहता है और मुझे 100% यकीन है कि वो इस वक्त भी मेरे आसपास ही है, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ।
सनम की एक एक बात अधीर के सीने में चिंगारी पैदा कर रही थी। उसके चेहरे पर बेहद खौफनाक और आकर्षक मुस्कान तैर रही थी। वो अपनी काली गहरी आंखों से सनम को देखे जा रहा था। कहानी में क्या होगा आगे, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर एक टक सनम के परेशान चेहरे को देखे जा रहा था। उसे पता था कि सनम जिस इंसान के बारे में बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि दी डेविल माफिया एडी है। अधीर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सनम के हाथ को पकड़ लिया। सनम फिर से घबरा गई। उसे अधीर की छुअन बहुत अलग लगती थी। सनम उसे हैरानी से देख रही थी। तभी अधीर ने उसकी हथेली पर बड़े आकर्षक तरीके से हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी, वो जो भी है हमेशा तुम्हारे साथ ही होगा। तुम जहां जहां जाओगी वो वहां वहां तुम्हारे पास होगा। वो क्या है ना, अब उसकी नजर तुम पर पड़ चुकी है तो तुम उससे इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में बच नहीं सकती। अधीर की बात सुनकर सनम के माथे से पसीना आने लगा। उसे उस अनजान आदमी से बहुत डर लग रहा था। उसने कसकर अधीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मेरा सपना मेरे लिए सब कुछ है और उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे क्या पता था मेरे साथ ये सब हो जाएगा, जबकि ना मैं आपको जानती हूँ और ना ही उस आदमी को, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। सनम की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल उभर आई थी। उसका दीवानापन उसकी आंखों में झलक रहा था। सनम को यूं देखकर अधीर उसका कायल हुए जा रहा था। तभी सनम ने अपनी आंखें ऊपर की और गुस्से से सामने देखते हुए बोली, लेकिन मैं उससे नहीं डरती हूँ। मेरा नाम सनम है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो डर कर दुबक कर बैठ जाऊं। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ अपने सपनों के लिए आई हूँ और उसे पूरा करके रहूंगी। मेरे और मेरे सपनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। सनम की नीली आंखों में गुस्सा और तेज साफ साफ दिख रहा था। गुस्से में लाल उसका चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। इसके जज्बे को देखकर अधीर को और भी ज्यादा गुरूर हो रहा था। उसने भी अपने लिए कोई ऐसी वैसी डरपोक लड़की को नहीं चुना था। अधीर ने कुटिलता से उसके चेहरे को देखा और जानबूझकर चालाकी से बोला, तुम्हारे सपने के बीच मैं आ गया तो? अधीर की बात सुनकर सनम ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ को ऊपर उठाकर उसे दिखाते हुए बड़े जुनून से बोली, अगर ऐसा होता तो आप यूं मेरा हाथ नहीं थामते। आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, पर इतना जान गई हूँ कि इंसान अलग है आप। बिना किसी रिश्ते के मुझे खुद से बांधे हुए हैं। कुछ तो है हम दोनों के दरमियां। सनम की बात अधीर के सीने में जा लगी और उसके अंदर हलचल पैदा कर दी। दोनों एक दूसरे को बेहद जुनून और शिद्दत से देख रहे थे। एक तरफ सनम जो अधीर को जानना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ अधीर जो उसके लिए पागल हुए जा रहा था, उसका दीवाना बनता जा रहा था। सनम ऐसी पहली लड़की थी जिसने अधीर को इतनी जल्दी पहचान लिया था कि असली अधीर सिंह राजपूत क्या है। सनम को देखकर अधीर का मन कर रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में कैद कर ले और कहीं जाने न दे। दोनों अभी भी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। सनम का बैलेंस बिगड़ गया और वो अधीर से टकरा गई। अधीर की ठोड़ी सनम के माथे में लग गई, जिससे उसकी कराह निकल गई। सनम की दर्द भरी आवाज से अधीर बेचैन हो उठा। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने सनम को अपनी बाहों में ले लिया और दूसरे हाथ से ड्राइवर की कॉलर को पकड़ लिया। सनम को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वो तो दर्द से अधीर के सीने से जा लगी हुई थी। डर के मारे ड्राइवर ने पीछे देखा तो उसकी आत्मा हिल गई। उसके मिस्टर बॉस उसे बेहद खौफनाक तरीके से देख रहे थे, जैसे आज वो उसकी जान ही निकाल देंगे। अधीर ने दांत पीसते हुए बोला, दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या तेरा? इससे कुछ हो जाता तो इस दुनिया से गायब हो जाता बेवकूफ। ड्राइवर बोला, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर बॉस, गाड़ी के आगे अचानक से कोई जानवर आ गया था और उसे बचाने के चक्कर में जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। ड्राइवर के मुंह से जानवर का नाम सुनते ही अधीर ने उसकी कॉलर को छोड़ दिया और खुद को शांत करके बोला, ध्यान से, मुझे किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना है, वरना तू तो गया। ड्राइवर ने अपनी नजरें झुका ली और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चला गया। अधीर को जंगली जानवरों के प्रति एक अलग ही लगाव था, जिसके बारे में उसके सारे आदमी और घर वाले जानते थे। अधीर कभी भी उन्हें चोट नहीं लगने देता था। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे, अधीर उन सबको मौत के घाट उतार देता था, जिस वजह से पूरे इंडिया में काफी हद तक शिकार कम होने लगा था, और खासकर चेन्नई में। चेन्नई के तो जंगलों का राजा खुद अधीर सिंह राजपूत है, तो उसके जंगल में तो कोई शिकार हो ही नहीं सकता था। अधीर ने अपने गुस्से को काबू किया और अपनी बाहों में सिमटी हुई सनम को देखने लगा। अधीर ने उसकी पीठ को सहलाया और अपनी रौबदार आवाज में बोला, ज्यादा चोट लगी है क्या? सनम को होश आया और वो उससे दूर हो गई। उसने अपने बालों को ठीक किया और नजरें इधर उधर करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। अधीर ने अपने अंगूठे को उसकी ठोड़ी पर रखा और रगड़ते हुए बोला, ज्यादा नहीं लगी है। सनम ने अपनी नजरें फेर ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में बोली, मुझे पता है कि वो अनजान शख्स भी आप ही हो, लेकिन ये बात मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपके चंगुल में फंसना नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपकी असलियत क्या है और आप कौन है, पर इतना साफ साफ है कि वो अनजान आदमी आप ही हो, जो हर पल हर जगह मेरे पास रहता है। आपकी ही निगाहें मुझे घूरती रहती हैं। मुझे कैसे भी करके आपसे बचना होगा, वरना मेरा अपना सपना दांव पर लग जाएगा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है।
एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और अधीर सिंह राजपूत से बचना होगा। अधीर खतरनाक मुस्कान लिए सनम को पीछे से देख रहा था। उसके चेहरे पर बेहद कुटिलता छाई हुई थी। उसकी डेविल स्माइल किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अधीर ने अपनी दाढ़ी को मसला और अपने मन में बड़े खतरनाक तरीके से बोला, मुझसे बच नहीं सकती तुम जितना सोच सकती हो उससे कई गुना आगे की मैं सोचता हूँ मेरा चांद। मुझसे चालाकी बहुत महंगी पड़ सकती है, पर चलो मैं भी देखता हूँ कि मेरा चांद अपने कितने रूप दिखाता है। अधीर डेविल स्माइल लिए उसे देख रहा था और सनम खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी कार पीजी बिल्डिंग के आगे आकर रुकी। गार्ड ने गेट खोला तो अधीर ने सनम का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर कार से बाहर निकल आया। अधीर उस बिल्डिंग को घूरते हुए बोला, कहीं बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। सनम ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैं कोई छोटी मासूम बच्ची नहीं हूँ जो मुझे सही गलत का परख नहीं है, तो आप यहाँ से जाइए। इतना कहकर सनम वहां से जाने लगी। तभी उसका पैर मुड़ गया और वो जैसे ही गिरने लगी अधीर ने उसे थाम लिया और जोर से अपनी तरफ उल्टा खींच लिया। सनम की कमर अधीर के पेट से टकरा गई। अधीर ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और डरावने तरीके से उसके कान में बोला, जितना कहा जाए उतना किया करो, वरना जो ये लंबी सी जुबान है ना, इसे खींचकर बाहर निकालने में मुझे देरी नहीं लगेगी। सनम को गुस्सा भी आ रहा था। वो अधीर से छूटने की कोशिश करने लगी पर कोई मतलब नहीं था। सनम काफी देर तक पंछी की तरह उसकी बाहों के घेरे में फड़फड़ाती रही और अधीर उसे जुनून से देखता रहा, उसके साथ खेलता रहा। कुछ देर बाद अधीर ने उसे छोड़ा और उंगली दिखाकर शिद्दत से बोला, मेरे कहे एक एक शब्द याद रखना। आना तुम्हें इन्हीं बाहों में है तो कोई भी चालाकी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। सनम अधीर के जुनून और जोश को देखकर घबरा रही थी। उसने अपना पसीना पोंछा और जोर से बोली, बुरे कहीं के। इतना कहकर सनम वहां से भाग गई। उसके पैर में दर्द हो रहा था पर वो रुकी नहीं और भागती रही। अधीर कार से टिककर दीवानों की तरह उस हसीन को देखे जा रहा था। अधीर ने अपने सीने पर हाथ रखा और नशे में चूर होकर बोला, काफी फुर्सत से बनाया गया है मेरे चांद को, बहुत मजा आएगा इसे हासिल करने में। एडी की रानी, मेरी जिंदगी। सनम आंखों में पानी लिए भागे जा रही थी और एक बार पलटकर उसने पीछे देखा तो अधीर अपनी जुनूनी निगाहों से उसे ही देख रहा था। सनम ने उसे अपनी हसीन नीली आंखों में शिकायत लिए देखा और वापस मुड़कर तेजी से बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसकी आंखें अधीर को घायल कर गई। अधीर उसका दीवाना बन चुका था। कुछ ही देर में सनम उसकी निगाहों से ओझल हो गई थी। अधीर वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे पता था कि मैडम खिड़की से उसे जरूर देखेंगी, और ऐसा ही हुआ। सनम अपने कमरे की खिड़की में आई और अपने नाक को फुलाते हुए बेचैन होकर नीचे खड़े अधीर को एक टक देखे जा रही थी। अधीर शैतानी मुस्कान लिए उसके बेचैन चेहरे को देख रहा था। उसने सनम को इशारा किया कि जस्ट वेट एंड वॉच। उस इशारे को समझकर सनम ने मुंह फेर लिया और जोर से खिड़की को बंद कर दिया। कहानी में क्या होगा आगे, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही सनम ने खिड़की को खोला और रोड पर चारों तरफ देखने लगी। अधीर जा चुका था। सनम ने चैन की सांस ली और मुट्ठी भींच कर बोली, जिंदगी कुछ कम मुश्किल नहीं थी जो अब एक खतरनाक इंसान भी मेरे पीछे पड़ गया है। सबके सब मेरे सपने के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती हूँ। अधीर की सच्चाई चाहे जो भी हो, पर मुझे उससे दूरी बनानी ही होगी। उन्होंने जो कुछ कहा उसका मतलब मुझे साफ साफ समझ आ रहा है, पर मैं अभी से इन सब चक्करों में नहीं पड़ सकती हूँ। मेरी मंजिल मेरी राह देख रही है, मुझे उस तरफ किसी भी तरह बढ़ना है। न जाने किस घड़ी में ये इंसान मेरी जिंदगी में आ गया। खैर, अब मुझे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सनम ने ठान ली थी कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। उसे ये तो पता चल गया था कि वो अनजान आदमी जो हर वक्त सनम के आसपास रहता है वो कोई और नहीं बल्कि अधीर ही है। और अधीर एक बेहद गुस्सैल बड़े घर का लड़का है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO भी है। उसकी ताकत के आगे सनम कुछ भी नहीं है। पर सनम को ये नहीं पता था कि माफिया बॉस एडी ही अधीर है, जिससे वो उस रात जंगल में मिली थी। सनम हिम्मत वाली लड़की थी। उसे पता था कि उसका सामना किसी आम आदमी से नहीं है, पर उसे फिर भी डट कर मुकाबला करना होगा और झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सनम सुनसान सड़क को देखते हुए अपने इयररिंग्स को उतारने लगी। तभी उसे रोड पर एक टैक्सी दिखाई दी। उसमें से रिदा बाहर निकलकर पीजी के अंदर घुस गई। कुछ ही देर में सनम के रूम का डोर नॉक हुआ। सनम ने गेट खोला तो परेशान रिदा रूम में आई और सनम को सही सलामत देखकर उसके गले लग गई। सनम ने उसकी पीठ सहला दी और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रिदा उससे अलग होकर बोली, सनम तुम ठीक हो? ये देखकर मैं कितनी खुश हूं तुम सोच भी नहीं सकती। सनम ने कहा, मुझे क्या हो सकता है जो तुम डर रहे हो? रिदा ने कहा, सनम वो CEO किस तरह पूरी पार्टी में तुम्हें घूर रहा था, जैसे उसने माइक में तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कहा।
और तुम्हें वहां से लेकर चला गया। इन सब से मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि वो आदमी बहुत ताकतवर है, उसके आगे हम आम इंसान टिक भी नहीं सकते हैं, और वो ही आदमी तुम्हारे पीछे पड़ गया है। अब डरूं नहीं तो क्या करूं बताओ। सनम ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसने अपने पसीने को पोंछ दिया और खिड़की के पास जा खड़ी हो गई। रिदा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे परेशानी से देखते हुए बोली, अपनी तकलीफ को अंदर मत दबाओ, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, जो बात है मुझे प्लीज बता दो। सनम की खूबसूरत नीली आंखों से पानी की बूंदें छलक पड़ी। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई और वो बोली, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बचकर रहना, और कसम से मैं बचकर रह भी रही थी, पर पता नहीं कैसे उस आदमी की नजर में मैं आ गई, और अब वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रिदा, वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, बोलता है जहाँ जाऊंगी वहां वो आ जाएगा। ऐसे में मैं कैसे जीऊंगी, कैसे सांस लूंगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी उससे बहुत डर लगता है, पर अगले पल ये हिम्मत आ जाती है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे बुराई का एक कतरा तक नजर नहीं आया। पर उसका वो दीवानापन कहीं मेरे सपने को तबाह न कर दे, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। रिदा ने कहा, क्या करोगी तुम अब? सनम बोली, ज्यादा कुछ नहीं, पर बस जितना हो सके उसकी नजरों से दूर रहने की कोशिश करूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से लड़ना सिखाया है। उन्होंने बताया था कि ऐसी मुसीबतें लाइफ में आती ही हैं, तो उनसे कैसे डील करना है वो हमें सीखना ही होगा। रिदा ने कहा, तुम्हें उनसे डर नहीं लगता है क्या? मैं तो कांप जाती हूँ जब वो इंसान सामने आता है। सनम कटाक्ष में मुस्कुराते हुए अपने माथे की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस पसीने की वजह वही है, उसका डर ही है। बहुत डर लगता है उनसे, उनके होने से, उनका मुझे बेचैन और बेताब नजरों से घूरने से, उनकी हर चीज से मुझे डर लगता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं दुबक कर बैठ जाऊं और कुछ करूं ही ना। रिदा ने कहा, तुम सही कह रही हो, इतना भी मुश्किल नहीं है सब कुछ, बस थोड़ी हिम्मत और साहस रखना होगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा, और हम दोनों तो हैं ही एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए। रिदा की बात सुनकर सनम उसके गले लग गई और दोनों अपनी अपनी सोच में गुम हो गए। सिंह ग्रुप एंड कंपनी, रात के 11 बजे। अक्ष की भौएं आपस में तने हुए थीं। वो बड़ी गहनता से अपने सामने चल रही LCD स्क्रीन पर आज की न्यूज देख रहा था, जो अभी कुछ घंटों पहले की ही घटना थी। अक्ष अपने डेस्क से टिक कर खड़ा था, उसके हाथ उसकी दाढ़ी को मसल रहे थे। न्यूज पर साफ साफ दिख रहा था कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के CEO मिस्टर अधीर सिंह राजपूत एक लड़की को अपनी बाहों में लिए पाए गए। न्यूज में अधीर की तस्वीर भी साफ दिख रही थी, बस सनम का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसका चेहरा अधीर के सीने की तरफ था, जिस वजह से वो कैमरे में कैद नहीं हुआ। न्यूज एंकर बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा कि देखिए भारतीयों, आज की और देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी खबर हमें मिली है। इतनी बड़ी कंपनी के CEO अपनी माशुका को अपनी बाहों में लिए पाए गए। अब अधीर सिंह राजपूत को कौन नहीं जानता, इनका तो नाम ही काफी है, और इनसे जुड़ी इतनी बड़ी खबर हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं। लगता है हमारे CEO साहब किसी के प्यार में कैद हैं, लेकिन लड़की का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा है। हद तो तब हो गई जब मिस्टर अधीर अपनी माशुका को सरेआम अपनी बाहों में लिए वहां से चले गए, और पता नहीं उसे अपने साथ कहाँ ले गए और उसके साथ क्या क्या किया होगा। अब हमें क्या पता इन दोनों के बीच क्या क्या हुआ होगा और कितना खतरनाक हुआ होगा, ये तो अब अधीर जी ही बता सकते हैं ना। एंकर की बात सुनकर अक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गार्ड को बुलाया और जोर से बोला, इस एंकर को अगले 15 मिनट में मेरे सामने पेश करो, वरना तुम वापस मत आना, कच्चा खा जाऊंगा। गार्ड डरता हुआ तेजी से वहां से चला गया। अक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, मेरा बेटा है, उसकी माशुका है, उसकी लाइफ है, वो उसके साथ कुछ भी करे, उसे कहीं भी लेकर जाए। इन सब से ये साले क्यों अपनी मुंडी घुसेड़ रहे हैं? इन सब में ये साले क्यों अपनी मुंडी घुसेड़ रहे हैं? एक एक की बोटी का दूंगा, लेकिन अधीर को भी थोड़ा होश में रहकर काम करना चाहिए, वरना उसका बेशकीमती खजाना पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। आज तो उसकी शक्ल किसी को नहीं दिखी, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। आगे अधीर को बहुत चालाकी से हर काम करना होगा। अक्ष गहराई से कुछ सोच रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो निधि उसे कॉल कर रही थी। निधि का नाम पढ़ते ही अक्ष के चेहरे पर सुकून छा गया। वो जैसे ही कॉल अटेंड करने लगा, तभी उसे एहसास हुआ कि पक्का निधि ने टीवी पर न्यूज देख ली होगी और परेशान हो गई होगी। अक्ष ने गहरी सांस ली और निधि का कॉल अटेंड कर दिया। तभी निधि जल्दी से बोली, ये आपका बेटा क्या कर रहा है, और ये लड़की कौन है उसकी गोद में, क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये क्या न्यूज वाले माशुका लगा रखे हैं? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ओ हेलो माफिया जी, आप चुप क्यों है? आपसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। मुंह में दही जमा लिया है तो उसे थूको और मेरे सवाल का जवाब दो। अक्ष ने अपना सर हिला दिया और जोर से बोला, सांस तो ले लो मलिका, कितना बोलती हो तुम, और मुझे बोलने का मौका तो दो। सबसे पहली बात कि इस एंकर को उठवा लिया है मैंने। निधि बोली, हाँ तो उसकी अच्छी खासी खातिरदारी करना, एक दो मुक्के मेरी तरफ से भी मारना। हिम्मत कैसे हुई अधीर की न्यूज इस तरह छापने की?
इतना अधीर का खौफ है तो उसकी न्यूज़ क्यों छाप दी? उल्लू कहीं के, इन्हें पता नहीं है क्या कि माफिया बाप बेटे से पंगा ले लिया है इन्होंने। अक्ष ने कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। रही बात अधीर की तो मैं उससे बात करने ही जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम चलोगी मेरे साथ उससे बात करने? निधि बोली, फालतू की बातें मत करो। आपको पता है ना उसके वहाँ वो शेर का बच्चा घूमता रहता है जिससे मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? अक्ष बोला, अब वो शेर का बच्चा नहीं रहा, एक खूंखार शेर बन गया है। निधि बोली, पता है, देख चुकी हूँ मैं उसे, तभी तो वहां नहीं जा सकती। सुनिए अक्ष, आप जाइए और अधीर से बात कीजिए, उसे पूछिए सब ठीक तो है ना, और ये लड़की कौन है जिसे वो अपनी गोद में लेकर घूम रहा है? पूरा खानदान सदमे में है कि अधीर एक लड़की के साथ कैसे घूम रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अक्ष बोला, निधि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम आराम करो और किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वरना हालत खराब कर दूंगा। निधि बोली, हाँ हाँ ठीक है, जब देखो धमकी देते रहते हो, बाय। इतना कहकर निधि ने कॉल कट कर दिया। अक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, फिर से निधि को टेंशन हो रही है और अधीर से बात करनी ही पड़ेगी, पर पहले इस एंकर से तो निपट लूं। कुछ देर बाद अक्ष का गार्ड उस एंकर की कॉलर पकड़कर उसे अक्ष के कैबिन में लेकर आया और उसे लात मारकर अक्ष के पैरों में गिरा दिया। अक्ष ने उसे गुस्से से घूरा और जोर से बोला, इसे उठाकर गाड़ी की डिक्की में डालो, इसे अधीर ही हैंडल करेगा, उसके खिलाफ ही बोला है ना ये। गार्ड ने एंकर को उठाया जो जमीन पर पड़ा पड़ा गिड़गिड़ा रहा था और माफी मांग रहा था, पर इन माफियाओं के पास माफी और दया नाम की चीज ही नहीं है। अक्ष अपने कैबिन से बाहर निकल आया और अपनी गाड़ी में बैठकर डेविल मैंशन के लिए निकल गया। कुछ ही देर में जंगली एरिया शुरू हो गया जहां से अक्ष की गाड़ियों का काफिला तेजी से गुजर रहा था और आगे जाकर एक बड़े से दरवाजे को पार करके सारी गाड़ियां डेविल मैंशन के आगे आकर रुकी। अक्ष तेजी से कार से बाहर आया और बंगलों के अंदर चला गया। अक्ष के हॉल में आते ही माइकल बेकाबू हो गया और अक्ष को देखकर पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करने लगा। माइकल के लिए अधीर के बाद सबसे खास कोई था तो वो अक्ष सिंह राजपूत ही था। कहानी में क्या होगा आगे, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। उसे जुनून है अपने सपने का और मुझे जुनून है सिर्फ उसका। सनम, तुम जो सोच रही हो मेरे बारे में वो सब एक झूठ है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने सपने को छोड़ो, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अपनी जिंदगी में उम्र भर के लिए लाना चाहता हूँ। बिना देखे बिना जाने तुम्हारा इंतजार किया है इस माफिया ने, तो सोचो किस हद तक की शिद्दत है मेरे अंदर तुम्हारे लिए। अधीर बेपनाह शिद्दत लिए चांद को देख रहा था। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और गौर से सुनने लगा तो उसे अपने माइकल के दहाड़ की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे आया जहां फिलहाल कोई नहीं था। अधीर बिना किसी को कुछ कहे बंगलों से बाहर निकल गया और पैदल ही अपनी कातिल मुस्कान लिए चलने लगा। उसे देखकर उसके गार्ड्स उसके पीछे पीछे चलने लगे तो अधीर ने अपना हाथ दिखाकर सबको रोक दिया और आगे बढ़ने लगा। अधीर को देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने डर के मारे बीस्ट हेवन का बड़ा सा गेट खोल दिया और अधीर अपनी धुन में मग्न आगे बढ़ने लगा। अधीर वहां से निकलकर थोड़ी ही देर में उस खूंखार जंगल में पहुंच गया जिसे वो बचपन से अपनी बेताब और तलबगार निगाहों से देखता रहता है। रात के अंधेरे में वो बिना डरे बेखौफ होकर जंगल में बिना किसी सुरक्षा के चले जा रहा था। यहाँ का एक एक जानवर अधीर का दीवाना था। उन्हें अधीर के आने का एहसास हो चुका था और कई जानवर उस जगह पर आकर खड़े हो गए थे और अधीर को एकटक देखे जा रहे थे। वो सभी जानवर साक्षात गवाह थे अधीर की बेदर्दी का, जो वो इसी जंगल में आकर दिखाया करता है। अधीर ने एक नजर सारे जानवरों की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सुकून छा गया और वो वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर आराम से पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया और अपनी जुनूनी निगाहों से सामने देखने लगा। सभी जानवर उसे देखकर काफी खुश लग रहे थे। उनके बादशाह, उनके राजा जो आए हैं। अधीर पेड़ के नीचे बैठा अपनी सनम को याद कर रहा था। उसकी सनम का वो बेबाकपन बहुत पसंद आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर अधीर के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखें हमेशा बहुत कुछ बोलती हैं, जिसे उसकी जुबान ठुकरा देती है। कितनी जुनूनी और बेबाक लड़की उसे मिली है, जो एक माफिया के आगे भी नहीं झुकती है, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी भावनाओं को भी नजरअंदाज कर सकती है। सनम को याद करते हुए अधीर के चेहरे पर एक बेहद खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो अपने जानवरों को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारी रानी सच में एक रानी है, किसी से ना डरने वाली, अपने लिए और अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकने वाली। सोचो, जो लड़की अपने सपने के लिए इतनी जुनूनी हो सकती है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो ऐसी लड़की को जब प्यार होगा तो वो कितनी खतरनाक
और आकर्षक होगी। कितना जुनून और दीवानापन होगा उसमें, जो अपनी सारी हदें तोड़कर आगे बढ़ेगी। और इस एडी को सच्ची शिद्दत से उसी दिन का इंतजार है जो बहुत जल्द आने वाला है। अधीर की बात सुनकर सभी जानवर एकटक उसकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। उनकी रानी जो आने वाली थी। अधीर ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मुझसे ज्यादा बेताब तो मेरा माइकल है। इतना कहकर अधीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिना रुके अपने डेविल मैंशन की तरफ बढ़ने लगा। अधीर इस ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर चलने लगा और कुछ ही देर में डेविल मैंशन के बड़े से गेट के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही उसके गार्ड ने जल्दी से गेट को खोल दिया और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। अधीर सामने देखते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में खड़े उसके सभी गार्ड्स ने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट किया। अधीर बिना किसी की तरफ देखे अपने बंगलों के अंदर चला गया, जहां हॉल में बड़े से पिंजरे में कैद माइकल जोर से दहाड़कर अधीर को पुकार रहा था। उसे अधीर की नजदीकी का एहसास हो गया था। अधीर जैसे ही हॉल में आया, वैसे ही माइकल उसकी तरफ जुनून से देखने लगा और उसके करीब जाने के लिए बेताब होकर जोर से दहाड़ने लगा। उसके आसपास खड़े सभी गार्ड्स डरे हुए थे। कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था सिवाय अधीर के। अधीर ने माइकल को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो गार्ड उसकी बात समझकर तेजी से उसके पास आया और उसके हाथ में पिंजरे की चाबी थमा दी। चाबी लेकर अधीर पिंजरे की तरफ बढ़ा और लॉक खोलने लगा। अधीर और माइकल एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अधीर ने लॉक खोल दिया और पिंजरे के अंदर घुस गया। उसके आते ही माइकल अधीर के पैरों के पास जाकर अपने माथे को रगड़ने लगा और उसके पैरों से लिपटने लगा। अधीर ने उसके माथे पर हाथ रखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, चलो। इतना कहकर अधीर माइकल के साथ पिंजरे से बाहर निकल आया और दोनों एक साथ मिलकर ऊपर जाने लगे। गार्ड्स अधीर और उसके शेर को देख रहे थे। दोनों ही बेहद भयानक और खूंखार दिख रहे थे। दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर छत की तरफ चलने लगे। उनके जाते ही सभी गार्ड्स ने चैन की सांस ली। अधीर माइकल के साथ छत पर पहुंच गया। अधीर ने अपनी शर्ट उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। अधीर का आकर्षक और हसीन सीना दिख रहा था, जिस पर बड़ा सा और भयानक शेर का टैटू बना हुआ था। अधीर ने बड़े हसीन तरीके से अपने बालों में हाथ फेरा और सीधा अपने छत पर बने स्विमिंग पूल में चला गया और दीवार का सहारा लेकर पानी के अंदर खड़ा हो गया। अधीर ने अपनी जुनूनी निगाहों से माइकल की तरफ देखा तो माइकल भी तेजी से पानी के अंदर किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और अधीर ने उसके पेट पर अपना सर रख दिया और चांद को देखने लगा। माइकल को बहुत सुकून मिल रहा था अधीर की करीबी से। माइकल भी चांद को देखने लगा। तभी अधीर अपनी नशीली आवाज में बोला, लड़की में दम बहुत है, इतनी आसानी से मानेगी नहीं, पर अभी वो अनजान है मेरे असली रूप से, एक माफिया से। जिस दिन पता चलेगा उस दिन वो होगी मेरी बाहों में, मेरी रानी के रूप में। माइकल अधीर की बात गौर से सुन रहा था और चांद को देखे जा रहा था। अगली सुबह 10 बजे जीविका जल्दी से रेडी होकर नाश्ता करके गाड़ी में बैठकर निकल गई मल्होत्रा डिजाइन कंपनी की तरफ। जीवी ने ठान लिया था कि आज वो जीवन से बात करके ही रहेगी कि आखिर उसे दिक्कत क्या है जीविका से और वो बार बार उसके डिजाइन को रिजेक्ट क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद जीविका की गाड़ी मल्होत्रा बिल्डिंग के आगे जाकर रुक गई। जीविका गाड़ी से बाहर आई और गहरी सांस लेकर अंदर बढ़ने लगी। रिसेप्शन पर जाकर वो बोली, मुझे मिस्टर जीवन मल्होत्रा से मिलना है, क्या वो अभी यहाँ मौजूद है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी मैडम, सर यही है, लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जीविका थोड़ा घमंड से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे किसी की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मेरा नाम जीविका शेखावत है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी मैडम, आप जो कोई भी हो, पर हमारी कंपनी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सर ने बनाए हैं। जीविका ने कहा, अपने सर से कह दीजिए कि जीविका शेखावत आई है, जिनके डिजाइन्स वो कई बार बिना किसी वैलिड रीजन के रिजेक्ट कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टर जीवन के कैबिन में कॉल किया तो उनके पीए ने कॉल अटेंड किया और सारी बात हो जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कॉल कट करके कहा, मैडम आप जा सकती हैं, जीवन सर अपने कैबिन में ही हैं। जीविका के चेहरे पर गुमान आ गया और वो वहां से जीवन के कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। कैबिन के सामने जाकर उसने डोर को देखा जिसके ऊपर नेम प्लेट लगी हुई थी और लिखा हुआ था, जीवन मल्होत्रा, प्रेसिडेंट ऑफ मल्होत्रा डिजाइन्स। जीविका ने डोर नॉक किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जीविका ने दोबारा नॉक किया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। जीविका को गुस्सा आने लगा। उसने जोर से डोर को नॉक किया, तब जाकर पीए ने गेट खोला और जीविका गुस्से से अंदर चली आई और बोली, मिस्टर जीवन, आप खुद को समझते क्या है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ
जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? अक्ष सिंह राजपूत और विराट शेखावत के परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं, और अधीर सिंह राजपूत की बहन हूँ मैं। जीविका बोले जा रही थी, वहीं अपने डेस्क पर रखे जूस के ग्लास को बड़ी स्टाइल से पीते हुए एक आदमी बोला, राहुल, कितनी बार कहा है तुमसे, इन चिक चिक करने वाले लोगों के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया अपनी कर्कश आवाज में। जीविका ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और बोली, आप खुद को समझते क्या हो? मैं कोई चक चक करने वाली नहीं हूं। वो आदमी अपनी चैत से खड़ा हुआ और कैबिन की विंडो की तरफ जाकर खड़ा हो गया और गुरूर से बाहर देखते हुए बोला, मुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी काबिलियत खुद बढ़ चढ़ कर बोलती है। इतना कहकर जीवन जीविका की तरफ मुड़ा और दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। दोनों की आंखें एक दूसरे से लड़ाई करने लगी और आंखों में अंगारे लिए दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने कितने पुराने दुश्मन हो दोनों। जीविका ने अपनी नजरें फेर ली, तभी जीवन के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो एटीट्यूड से बोला, अक्सर नजरें वही चुराते हैं जो चोर होते हैं, जिन्होंने अपने अतीत में कोई बहुत गलत काम किया हो, जिसके गिल्ट में वो आज तक जी रहे हों। क्यों, मैंने सही कहा ना जीविका? जीवन की बात सुनकर जीविका की बोलती बंद हो गई और वो इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर जीवन को गुस्सा आने लगा और उसने खुद को शांत किया और बोला, आपको यही बकवास करनी थी तो अब आप जा सकती हैं, क्योंकि मेरे पास आप जैसे लोगों की बात सुनने तक का वक्त नहीं है। क्या होगा कहानी में आगे? जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अभिनव अधीक्षा को लेकर पार्क के अंदर चला गया और एक फाउंटेन के पास जाकर खड़ा होकर अधीक्षा को बेताबी से देखने लगा। अधीक्षा ने अपनी नजरें चुरा ली तो अभिनव को गुस्सा आया। उसने अधीक्षा की बाजुओं को पकड़ा और गुस्से से बोला, दिमाग खराब मत करो मेरा। जब इंडिया नहीं होता था तब मेरा इंतजार करती रहती थी, और जब हमेशा के लिए आ चुका हूँ तो मुझसे ये दूरियां बना रही हो। तुम समझती क्या हो खुद को? अरे प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बेवकूफ लड़की। गुस्से में अभिनव ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था, जिसे सुनकर अधीक्षा के होश उड़ गए। ये वही शब्द थे जिन्हें वो सुनना चाहती भी थी और नहीं भी, लेकिन आज अभिनव ने अपने दिल की बात कह दी थी और अधीक्षा को देखे जा रहा था। अधीक्षा की चुप्पी से परेशान होकर अभिनव ने उसकी बाजुओं को दबा दिया और बोला, अधीक्षा अक्ष सिंह राजपूत, मैं अभिनव रेड्डी तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ तुम्हें? अधीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये खूबसूरत एहसास उसे पहली बार हो रहा था। अचानक से ना चाहते हुए भी अधीक्षा के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान तैर गई, जिसे देखकर अभिनव के होश उड़ गए। उसकी पकड़ अधीक्षा पर ढीली हो गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अधीक्षा उसके इजहार पर यूं मुस्कुरा देगी। अधीक्षा की प्यारी सी मुस्कान देखकर अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसका जी कर रहा था कि वो अधीक्षा को अपने सीने से लगा ले। उसने गहरी सांस ली और प्यार भरी निगाहों से अधीक्षा के चेहरे को देखते हुए बोला, अधी, तुम मेरा बचपन का प्यार हो। जब तुम्हें पहली बार अपनी गोद में लिया था ना, तो एक अलग सा एहसास हुआ था, जिसका मतलब उस समय तो समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया समझ आने लगा कि ये लड़की सिर्फ मेरे लिए बनी है, ये सिर्फ मेरी है। प्यार का रिश्ता ही हम दोनों के बीच बन सकता है। अभिनव की बात सुनकर अधीक्षा ने अपनी आंखें खोली और एक टक उसे देखकर बोली, सब पता है मुझे। आपको क्या लगता है कि आपके दिल के हाल मुझसे छुपे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, सब कुछ पता है इस बेवकूफ लड़की को, पर मैं मजबूर हूँ। अभिनव कुछ बोलता इससे पहले उन दोनों के कान में बेहद खतरनाक और गुस्सैल आवाज सुनाई दी, छोटे। इस आवाज को सुनकर अधीक्षा के होश उड़ गए। उसने अभिनव के हाथ को अपनी बाजुओं से हटा दिया और डरते हुए उस आवाज की तरफ देखने लगी। अभिनव ने देखा कि उनसे थोड़ी दूर ही अधीर अपने आदमियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। अधीर को वहां देखकर अधीक्षा के पसीने छूटने लगे। वो घबराकर पीछे हटने लगी। अभिनव बिना डरे अधीर को देख रहा था। अधीर की नजर सिर्फ अपनी बहन पर टिकी हुई थी। वो उन दोनों के पास आया और अधीक्षा के हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और दांत पीसते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? अधीक्षा ने अपनी नजरें झुका ली और खड़े खड़े कांपने लगी। उसकी हालत देखकर अभिनव बोला, वो हम दोनों। अभिनव इतना ही बोला था कि तभी अधीर ने उसे अपना हाथ दिखाकर कहा, मैं अपनी बहन से पूछ रहा हूँ, ना कि तुमसे। अधीर की बात सुनकर अधीक्षा और डरने लगी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी अधीर से नजरें मिलाने की। अधीर ने अधीक्षा की तरफ देखा और उसे हिलाते हुए बोला, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अभिनव को भी गुस्सा आने लगा और वो बोला,
इस तरह से डराकर किसी से कुछ पूछोगे तो वो क्या खाक जवाब देगा? अधीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, अब तुम मुझे सिखाओगे अपनी बहन से किस तरह से बात करनी चाहिए? अभिनव बोला, जरूरत पड़ी तो जरूर सिखाऊंगा। आखिर तुम मुझसे 7 महीने छोटे हो और थोड़ा बड़ों से कुछ सीख लिया जाए तो इसमें हर्जी क्या है? अधीर बोला, अपनी सीख अपने पास रखो। मेरे पास मेरे बड़े हैं जिनकी बात मैं सुनता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मिस्टर रेड्डी। अभिनव बोला, जरूरत तो मुझे भी तुम्हारी कुछ खास नहीं है, बस निधि एंजल की वजह से तुम्हें झेलता हूँ। अभिनव की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो कटाक्ष में बोला, क्या कहा? तुम मुझे झेलते हो? हो रियली? अरे तुम्हें पूरा राजपूत परिवार झेलता है, वरना तुम्हारे बाप और बड़े बाप ने जो किया है ना, उसके बाद तो मैं। अभिनव को भी गुस्सा आ गया और वो जोर से बोला, जो इस दुनिया में है ही नहीं उन्हें बीच में लाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? और बार बार एक ही बात करके तुम्हें क्या मजा आता है? जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं क्यों सुनूं? अधीर ने बोला, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें ही सुनना पड़ेगा। और अधीक्षा, तुम क्या कर रही हो यहाँ इसके साथ? मुंह खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए आज। अभिनव बोला, तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता है। अधीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी काली गहरी आंखों से अभिनव को घूरते हुए बोला, मैं कितना बुरा हूँ, कैसा हूँ, ये जब पता चल गया ना तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी, जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि तुम हमेशा अधीर से मिले हो। एक बार जरा एडी से आकर मिलो। अभिनव और अधीर गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को यूं देखकर अधीक्षा की हालत खराब हो रही थी। इन दोनों की तो आपस में 1 मिनट के भी नहीं बनती है। ऐसे में अधीक्षा और अभी का रिश्ता कैसे आगे बढ़ पाएगा? अधीक्षा को अपने फ्यूचर के लिए बहुत डर लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोली, भाई। अधीर ने झट से अधीक्षा की तरफ देखा और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, जो पूछा उसका जवाब दो। ये मत सोचना कि पापा तुम्हें मुझसे बचा लेंगे। सच बताओ, इसके साथ यहाँ क्या कर रही थी? अधीक्षा डरने लगी थी और अधीर की गुस्सैल नजरें उसे डरा रही थी। उसे अधीर से झूठ ही बोलना होगा, वरना बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। अधीक्षा ने अपना थूक गटका और नजरें झुकाकर बोली, भाई, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिनव ने तो मेरी हेल्प की और मुझे सुरक्षित यहाँ लेकर आए थे। अधीर ने कहा, कहने का मतलब क्या है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अधीक्षा बोली, भाई वो मैं कॉलेज जा रही थी ना, तो रास्ते में कुछ लेने के लिए किसी शॉप पर रुक गई थी। वहां कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ने की कोशिश की, पर तभी वहां पर अभिनव आ गए और मुझे बचा लिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए वो मुझे अच्छा महसूस करवाने के लिए यहाँ ले आए। बस यही बात है। अधीर अपनी तेज और कुटिल निगाहों से अधीक्षा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अधीक्षा के माथे पर हाथ रखा और खतरनाक तरीके से बोला, छोटी, तुम अभी भी मेरी वही छोटी बहन हो जो सिर्फ मेरी बात सुनती है, मेरे हर फैसले को मानती है। तो मुझसे चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना भाई को विकराल बनने में देरी नहीं लगेगी। अधीक्षा खौफ से अधीर को देख रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा भाई, और मैं कुछ भी छुपा नहीं रही हूँ। अक्ष ने कहा, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर अधीर ने एक बार गुस्से से अभिनव की तरफ देखा और अधीक्षा को लेकर से जाने लगा तो अभिनव जोर से बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें कि हर कोई तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारे आगे झुक जाता है। तो मिस्टर अधीर, मेरी एक बात याद रखना, या ऐसा करो, गांठ बांध लो कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, तुम्हारी हर बात की नाफरमानी होगी। उसके पास तुम्हारे आगे भी कुछ नहीं झुकेगा, बल्कि तुम्हें उसके आगे झुकना पड़ेगा। तुम मजबूर हो जाओगे उसके आगे। ऐसा भी कोई जरूर होगा जिसके लिए एड़ी तड़पेगा। अभिनव की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान तैर गई और उसने कहा, आने दो, जिसे आना है आने दो। जरा हम भी तो देखें किसमें इतना दम है कि वो एडी की नाफरमानी करे। अगर ऐसी कोई बात है तो ये माफिया उससे मिलना चाहता है। इतना कहकर अधीर अपनी शैतानी मुस्कान लिए वहां से चला गया। अधीक्षा उसके हाथ पकड़े चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभिनव उसे ही देख रहा था। अधीक्षा ने पलके झपकाकर उसे शांत रहने को कहा और उसकी नजरों से ओझल हो गई। अधीर ने अधीक्षा को अपनी गाड़ी में बैठा दिया और डोर लॉक करने के बाद वो कार से टिककर खड़ा हो गया। अधीर किसी गहरी सोच में गुम था। उसने अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई और वो जुनून से बोला, आएगा क्या? वो तो आ चुकी है अपनी नाफरमानी के साथ, अपने जुनून के साथ। हर कदम पर, हर वक्त वो मेरी नाफरमानी करेगी, मेरी कोई बात नहीं मानेगी। पर वो ये नहीं जानती कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं है, एक डेविल माफिया है जिसे नाफरमानी बर्दाश्त नहीं।
खासकर अपने चांद से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हर नाफरमानी का जवाब मैं अपनी बेदर्दी से दूंगा। अधीर ने अपनी आंखें खोली और कार में बैठकर वहां से चला गया। पूरे रास्ते दोनों भाई बहन चुपचाप बैठे रहे। अधीर ने अधीक्षा को उसके कॉलेज छोड़ दिया और खुद कंपनी के लिए निकल गया। शाम के 4 बजे थे। सनम और रिदा अपने पीजी के लिए निकल गए। दोनों कैब में बैठी हुई थी। दोनों के कान में ईयरपॉड्स लगा हुआ था। दोनों अपने डांस के लिए बेस्ट सॉन्ग सिलेक्ट कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों पीजी पहुंच गई और अपने रूम में चली गई। उनके जाते ही एक कार वहां आकर रुकी। उसमें से एक लड़का अपनी गंदी नजर से पूरी पीजी को देख रहा था। उसकी आंखें सनम के लिए तड़प रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, इस गोरी मैडम को तो हासिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बार ऐसी चीज देखी है। इतनी आसानी से हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब, तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रिदा और सनम अपने रूम में बैठी बातें कर रही थी। तभी बिल्डिंग के सामने वाली रोड पर एक गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठे राज सनम के लिए तड़प रहा था। उसने ठान ली थी कि वो सनम को हासिल करके रहेगा। राज ने बिल्डिंग को घूरा और वहां से चला गया। सनम अपने डांस पर फोकस कर रही थी। अगले हफ्ते प्रतियोगिता थी जिसमें उसे किसी भी तरह जीत दर्ज करनी थी। रात के 12 बज चुके थे। रिदा सो रही थी और सनम खिड़की में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। चांद की रोशनी में सनम की नीली आंखें बेहद हसीन लग रही थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने चांद को देखते हुए कहा, अधीर सिंह राजपूत, द ग्रेट CEO ऑफ सिंह ग्रुप एंड कंपनी। और अधीर, वो जो दुनिया से गुमनाम है, उसकी असली पहचान कुछ और है, इतना तो समझ गई हूँ। जो आप दिखते हैं वो आप असल में है नहीं। कुछ बहुत भयानक है आपके बारे में जो मुझे पता नहीं है। इस दलदल में मैं फंस चुकी हूँ, पर अपने सपने को दांव पर लगने नहीं दूंगी। मैंने न जाने कितनी मेहनत की है, उसे यूं जाया कैसे होने दूं। अधीर, मुझे आपसे दूर जाना होगा। सनम चांद को देखे जा रही थी और कोई उसे शिद्दत से देखे जा रहा था। सनम को जब अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई, उसने झट से नीचे देखा तो दंग रह गई। अधीर अपनी कार से टिककर खड़ा हुआ जुनून से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में दीवानगी और जुनून छाया हुआ था। उसे देखकर सनम एक बार के लिए तो डर गई, पर उसने खुद को संभाला और वो अधीर को देखने लगी। खूबसूरत रात में चांद की रोशनी के नीचे खड़ा अधीर बहुत हैंडसम और आकर्षक लग रहा था। उसके रेशमी बाल बिखरे हुए उसके माथे पर आ रहे थे। उसके पतले पतले होठों पर कातिल मुस्कान थी जो किसी के बदन पर रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कोई भी अपनी नजरें नहीं चुरा रहा था। काफी देर तक दोनों यूं ही खड़े एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद सनम ने अपनी नजरें फेर ली और वापस चांद को देखने लगी। उसे पता था अधीर उसे अभी भी घूर रहा है। दोनों के बीच एकदम शांति छाई हुई थी। सनम आसमान के चांद को देख रही थी, वहीं अधीर अपने चांद को देख रहा था। रात काफी हो चुकी थी। अब सनम को नींद आ रही थी। उसने एक बार अधीर की तरफ देखा और पलटकर सोने चली गई। उसके जाते ही अधीर के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई और वो ऊपर देखते हुए बोला, इसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, पर मैं भी डेविल माफिया हूं, इसे तो पाकर ही रहूंगा। सनम के जाने के बाद काफी देर तक अधीर वहां पर खड़ा रहा और लगभग रात के 3 बजे के आसपास वो वहां से चला गया और अपने प्राइवेट जेट में बैठकर कोलंबिया के लिए निकल गया। उसे वहां का काम निपटाकर इंडिया वापस आना था, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पीछे उसका चांद था जिसके लिए वो बहुत पॉजेसिव है। अधीर तो कोलंबिया चला गया था और वह तूफान मचा रहा था। इधर इंडिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर इन दिनों में अभिनव और अधीक्षा छुप छुप कर मिलने लगे थे। हालांकि अभिनव ने उसे छुपकर मिलने से मना किया था, पर वो अधीर के डर से ये सब कर रही थी। ये दोनों जब भी मिलते अधीक्षा अभी को उससे दूर रहने की सलाह देती, जिसे अभिनव ठुकरा देता। शाम के 4 बजे थे। सनम आज अकेली ही थी क्योंकि रिदा कुछ दिनों के लिए मुंबई अपने माता पिता के पास गई थी। सनम कैब में बैठकर पीजी के लिए निकल रही थी। उसकी कैब का पीछा एक कार कब से कर रही थी। सनम की किस्मत खराब थी कि कैब का टायर पंक्चर हो गया। सनम कैब से बाहर निकल गई और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। कैब ड्राइवर टायर लगा रहा था। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से कुछ गुंडे बाहर निकले जो सनम को देखकर सीटी बजाने लगे। सनम ने उनको इग्नोर किया और अपना फोन चलाने लगी। गुंडे सनम के पास आए और उसे गंदी नजर से देखते हुए बोले, कैसी हो गोरी मैडम, क्या दूध जैसा बदन है इसका, हाँ मजा आ जाए। सनम ने कहा, घर में माँ बहन नहीं है क्या कुत्तो? गुंडे ने कहा, माँ बहन तो है, बस एक बीवी की कमी है, सोचा वो तू पूरी कर दे।
इसलिए तुझे अपने साथ लेने आया हूं। आजा मेरी रानी, तुझे जन्नत की सैर करवा दूं। सनम को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोली, बेशरम आदमी, तो मुझे क्या जन्नत की सैर करवाएगा? मैं तुझे जहन्नुम की सैर करवा दूंगी। दोनों गुंडे हंसने लगे और बोले, मैडम के तेवर तो बहुत खतरनाक है बे। मिर्ची है ये तो लाल। चल, तेरा जोश तेरे पास रख और आजा मेरे पास। इतना कहकर वो गुंडा सनम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने लगा, तभी सनम जोर से बोली, अधीर। गुंडे ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, कौन अधीर? अरे गुया, यहाँ कोई अधीर वधीर नहीं है, यहाँ सिर्फ हम हैं, तेरे आशिक। आ हमारे पास। गुंडे की बात सुनकर सनम दंग रह गई। उसके आगे अधीर का चेहरा घूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके मुंह से अधीर का नाम क्यों निकला। क्यों उसे मुसीबत में अधीर की याद आई, जबकि वो उससे दूर जाना चाहती है। सनम को कोई होश नहीं था। वो गुंडे उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जा रहे थे। वहीं सनम अधीर के चेहरे को याद कर रही थी। गुंडे सनम को गाड़ी में बिठाने लगे। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक हैंडसम सा आदमी बाहर निकला और तेजी से उन गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। आदमी ने सनम का दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने पीछे खड़ा कर दिया। अब तक तो वो कैब ड्राइवर भी वहां आ चुका था। सनम को अब जाकर होश आया और वो डरने लगी। उसके साथ न जाने क्या हो रहा था। गुंडे उस आदमी की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे तो उस आदमी ने अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड कर दी और उन दोनों के साथ भिड़ पड़ा। उन तीनों में जमकर लड़ाई चल रही थी। सनम डरते हुए उन्हें देख रही थी और ड्राइवर भी डरा हुआ खड़ा था। कुछ ही देर में वो दोनों गुंडे रोड पर ढेर पड़े थे और वो आदमी सनम की तरफ मुड़ा और उसके पास आते हुए बोला, आपका ध्यान कहाँ था? ये आपको ले जा रहे थे और आप इन्हें देख रही थी। कुछ किया क्यों नहीं? बोलिए। सनम उस आदमी को हैरानी से देखने लगी कि आखिर वो है कौन जिसने आज सनम को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। सनम चुपचाप उसे घूरने लगी तो वो आदमी कैब ड्राइवर के पास गया और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, तेरे पास खड़ी लड़की की इज्जत खतरे में थी और तू चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। अरे किस तरह का मर्द है तू? ड्राइवर माफी मांगने लगा तो उस आदमी ने उसे धक्का मार दिया और सनम से बोला, अब आप कुछ बोलेंगी या नहीं? सनम ने कहा, कौन है आप? आदमी ने कहा, भाई हूं आपका। सनम हैरानी से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? आदमी ने कहा, भाई जैसा ही समझ लो और आओ, आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूं। सनम ने कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। आदमी ने कहा, उफ, ये खुददारी इसे बाद में दिखाना, अभी चलो, आपकी सेफ्टी का सवाल है छोटी बहन। अपने लिए छोटी बहन सुनकर सनम के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसने उस आदमी की तरफ देखा और बोली, जी बड़े भैया। सनम की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय, मेरा नाम अभिनव रेड्डी है। सनम ने उससे हाथ मिलाया और खुशी से बोली, माई सेल्फ सनम तनेजा। अभिनव ने कहा, नाइस नेम छोटी बहन। सनम बोली, सेम टू यू बड़े भैया। दोनों एक दूसरे की बात पर मुस्कुराने लगे और सनम अधीर की गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। अभिनव ने उसे पीजी छोड़ा और बोला, देखो, एक सलाह देना चाहता हूं। अब बहन मान ही लिया है तो वो ये कि ऐसे अकेली मत घूमा करो, सेफ नहीं है। गुंडे मवाली घूमते रहते हैं, उनकी नीयत का अंदाजा तो आज तुम्हें हो ही गया होगा। सनम ने कहा, आप सही कह रहे हैं बड़े भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अभिनव ने कहा, ओके, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर अभिनव वहां से चला गया। सनम ने उसे बाय किया। अभिनव के जाते ही सनम के माथे पर पसीना आने लगा। उसे फिर से वो सब याद आने लगा जब उसने मुसीबत के वक्त अधीर का नाम पुकारा था। ऐसा क्यों किया था उसने? क्या जरूरत थी उसे अधीर का नाम लेने की? सनम परेशान हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और भागती हुई बिल्डिंग के अंदर चली गई। पूरी रात सनम परेशान रही। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने अधीर का नाम क्यों लिया। रात भर सनम को नींद नहीं आई और वो यूं ही तड़पती रही। दूसरी तरफ कोलंबिया में एक पुरानी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, यानी कि छत पर, 4 आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। उनके शरीर इधर उधर पड़े हुए थे। उनके आसपास कई सारे गार्ड्स सर झुकाकर खड़े थे और लाशों के ठीक सामने एक बेदर्द आदमी खड़ा था, जिसके हाथों में खून से सनी तलवार पकड़ी हुई थी। उस बेदर्द ने तलवार को जोर से अपने गार्ड की तरफ फेंका। गार्ड ने उसे कैच कर लिया। एडी ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला और डरावने तरीके से अपने चेहरे को पोंछने लगा। चेहरे को पोंछकर उसने रुमाल को लाश के ऊपर फेंक दिया और अपने माफिया अंदाज में बोला, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। एडी के खिलाफ बगावत तुम्हें मौत के मुंह तक ले जाएगी और उस तक पहुंचने का सफर बड़ा बेदर्द और बेरहम है। इतना कहकर
एडी शैतानी मुस्कान लिए उन लाशों को देखने लगा। अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी कातिल मुस्कान गायब हो गई। उसने झट से अपने सीने पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद किए इन एहसासों को महसूस करने लगा। अपने एहसासों को महसूस करते हुए अचानक से अधीर के चेहरे पर बेहद खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसने अपने हाथों के इशारे से अपने गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहा। सबके जाते ही अधीर ने अपनी कातिल निगाहों को खोला और आसमान में चमकते हुए चांद को देखकर बड़े खतरनाक तरीके से बोला, दस्तक दे दी है मैंने उसके दिल में, तभी तो वो जालिम मुझे बार बार पुकार रहे हैं। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कुछ दिन यूं ही बीत गए। रिदा मुंबई से वापस आ चुकी थी। अधीर और सनम पिछले 7 दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। सनम के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि उसने मुसीबत के वक्त अधीर को याद क्यों किया। कल सभी स्टूडेंट्स को वेल्लोर के लिए निकलना था। शाम को वहां स्टेट लेवल डांस कंपटीशन होने वाला था। सभी स्टूडेंट्स ने जमकर तैयारियां की थी। सनम ने भी अपनी जी तोड़ मेहनत की थी। उसे ये एग्जाम किसी भी तरह पास करना था। आज की रात ही यूं ही बीत गई। अगली सुबह 6 बजे सनम और रिदा रेडी होकर एकेडमी के लिए निकल गए। वहां से बस सभी स्टूडेंट्स को लेकर वेल्लोर जाने वाली थी। सनम और रिदा एकेडमी पहुंच गईं और बस में अपनी सीट पर बैठ गईं। बॉयज की बस अलग थी, जिस वजह से राज को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सनम से दूर नहीं जाना चाहता था। कुछ देर बाद उनकी बस वेल्लोर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ बीस्ट हेवन में निधि अपने हाथ में हाथ डालकर खड़ी थी और अपनी भूरी आंखों से अपने सामने खड़े माफिया को नशे से देख रही थी। अक्ष, जिसकी आंखों में निधि को पाने की तड़प साफ साफ दिख रही थी, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। वो बस निधि को देख सकता था। अक्ष को अपनी बदमाश निगाहों से देखती हुई निधि उसके करीब जाने लगी और बड़ी अदा से बोली, मिस्टर राजपूत, डू यू वॉन्ट मी? अक्ष ने कहा, यस, वेरी बैडली एंड वाइल्डली। निधि के गाल लाल हो गए। वो मुस्कुराती हुई बोली, ओह माय माफिया बॉस, आई ऑल्सो वॉन्ट यू बट। अक्ष बेताब होकर बोला, बट वॉट, जस्ट कम टू मी माय लव। निधि अक्ष के एकदम पास आ गई और अक्ष के पतले होठों को देखकर बोली, आई लव यू अक्ष। अक्ष ने कहा, आई लव यू टू निधि। अक्ष की हसीन आवाज सुनकर निधि से रहा नहीं गया। कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे में खो गए। 1 घंटे बाद अक्ष निधि को अपनी बाहों में लेकर बेड पर बैठ गया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। निधि अक्ष के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी और बोली, अधीर कहाँ है? अक्ष ने कहा, होगा अपने डेविल मैंशन में। निधि बोली, झूठ मत बोलिए वरना 4 दिन तक पास नहीं आने दूंगी। अक्ष बोला, कोलंबिया गया हुआ है अपने काम के लिए। निधि बोली, अब आया ना माफिया लाइन पर, चलो अब सब कुछ सच सच बताओ, किस काम से गया है वहां और कब तक वापस आ रहा है? अक्ष ने कहा, एक माफिया के क्या काम हो सकते हैं, बस वही करने गया है मेरा बेटा। निधि मुंह बनाते हुए बोली, खून करना, डराना धमकाना, गुंडागर्दी करने गया है मेरा लाल। अक्ष ने कहा, माफिया होना कोई आम बात नहीं है। खैर, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम तो बस मुझे प्यार किया करो मेरी जान। इतना कहकर अक्ष फिर से निधि के साथ खेलने लगा। उधर सनम की बस वेल्लोर सिटी पहुंच गई और एक होटल के आगे जाकर रुक गई। उसमें से सभी स्टूडेंट्स बाहर निकल गए और होटल के अंदर अपने रूम में चले गए। सनम और रिदा एक ही रूम में थे। सबको लंच उनके रूम में ही भिजवा दिया गया था, क्योंकि शाम को 6 बजे प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, जो होटल के विशाल हॉल में आयोजित की गई थी, जहां पर लाखों की संख्या में दर्शक और जज आने वाले थे। सनम और रिदा खाना खाने के बाद रेडी होने लगी। बाहर हॉल को खूबसूरत लाइट से सजाया गया था और सभी मेहमानों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी और ठीक सामने एक बड़ा सा स्टेज रेडी किया गया था, जिस पर आज सभी स्टूडेंट्स डांस करने वाले थे। सनम ने आज फुल इंडियन लुक लिया था। उसने लहंगा चोली पहनी थी और उसके ऊपर घूंघट लिया था, जो कि नेट से बना हुआ था। उस घूंघट में से सनम का चेहरा बेहद आकर्षक और हसीन लग रहा था। उसकी नीली आंखें सबको पागल बनाने के लिए काफी थीं। रिदा उसे देखकर मजाकिया अंदाज में बोली, अच्छा हुआ जो वो सन की इंसान यहाँ नहीं है, वरना आज तुम्हें देखकर तो वो पागल हो जाता। क्या बवाल लग रही हो तुम, हाय मैं तो दीवानी हो गई। सनम ने कहा, धत पगली, उस आदमी का नाम मत लो, मुझे आज शांति से अपने डांस को करना है और जीतना है। रिदा ने कहा, जरूर जीतेगी, मुझे यकीन है। सनम और रिदा खुशी से एक दूसरे को देखने लगी और कुछ देर बाद उन दोनों को बाहर बुलाया गया। दोनों लड़कियां बाकी स्टूडेंट्स के पास जाकर स्टेज के पीछे खड़ी हो गई।
राज की नजर सनम पर पड़ी तो उसकी हालत खराब हो गई। आज तो सनम कमाल लग रही थी। राज के अंदर की लालसाएं और बढ़ने लगी। वो गंदी नजरों से सनम को देखने लगा। हॉल में सभी मेहमान आ चुके थे और पूरे हॉल में शोर मचा हुआ था। सारे जज भी अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। होस्ट स्टेज पर आया और उसने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। सबसे पहले हिप हॉप डांस कैटेगरी के लोगों को बुलाया गया, जिसमें राज ने डांस किया। हॉल में तालियां बजने लगी और धीरे धीरे कई परफॉर्मर्स आकर डांस करने लगे। अगली बारी ब्रेक डांस की थी, जिसके लिए रिदा को बुलाया गया था। सनम ने उसे ऑल द बेस्ट कहा और वो चली गई। जैसे ही रिदा स्टेज पर आई, तभी जज की लाइन में बैठा विहान अपनी जगह से खड़ा हो गया और हैरानी से रिदा को देखने लगा। विहान को देखकर उसके बगल बैठे जज ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बैठा दिया और कहा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? हम यहाँ जज बनकर आए हैं और आप ही लड़कियां ताड़ रहे हो। विहान ने कहा, अबे वो मेरा स्नेल है, यहाँ क्या कर रहा है? जज ने कहा, आप भी ना बड़े अजीब हो। विहान वापस से रिदा को देखने लगा। रिदा ने डांस शुरू कर दिया। विहान तो उसके लटके झटके देखता ही रह गया और उसका दीवाना हो गया। जैसे ही रिदा का डांस खत्म हुआ, विहान अपनी जगह से फिर से खड़ा हो गया और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। उसे देखकर जज ने अपना माथा पीट लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस नीचे बैठा दिया। रिदा वहां से चली गई। अब बारी थी क्लासिकल डांस कैटेगरी की, तो उसके लिए होस्ट माइक में बोला, अब आ रही हैं सनम तनेजा। हॉल में तालियां बजने लगी और जैसे ही सनम का नाम लिया गया, मेहमानों की भीड़ में बैठे एक आदमी की आंखें गहरी हो गई। उसके चेहरे पर काला मास्क लगा हुआ था और आंखों में जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था। सनम का नाम सुनते ही वो दीवाना होकर बेताबी से स्टेज की तरफ देखने लगा। तभी स्टेज पर अंधेरा हो गया और अचानक से हल्की सी रोशनी में सभी को स्टेज के बीचों बीच घुटनों के बल बैठी खूबसूरती दिखाई दी। सनम ने अपना डांस शुरू कर दिया था और वहां बैठे सब लोग उसके चेहरे को देखने के लिए पागल से हो गए थे, क्योंकि दुपट्टे से जो इतनी खूबसूरत दिख सकती है, वो बिना दुपट्टे के कितनी खूबसूरत होगी। सनम की नीली आंखें बड़ी हसीन और कातिल इशारे कर रही थी और वो बेहद खूबसूरत डांस कर रही थी। सबके सब मंत्रमुग्ध होकर उसे देखे जा रहे थे। अधीर खुद उसे पागलों की तरह देख रहा था। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? किसी का बदन इतना लचीला और कोमल कैसे हो सकता है? सनम का एक एक डांस मूव सबको उसका दीवाना बना रहा था। अधीर अब उसके लिए बेहद तड़प रहा था। उसके सहन करने की शक्ति खत्म हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त सनम को अपने साथ कहीं ले जाए। सनम पूरे जोश में सलीके से अपने डांस को करती जा रही थी और वहां मौजूद सभी लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। अधीर ने सबकी नजरों को देखा जो कि उसके चांद को निहार रहे थे। अधीर को गुस्सा आने लगा और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी सनम ने डांस मूव करते हुए गलती से अधीर की तरफ बहुत प्यारा और हसीन इशारा कर दिया, जिसे देखकर अधीर अपनी जगह पर जम सा गया। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और नशे में चूर होकर बोला, ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अधीर सनम को दीवानों की तरह देखता हुआ उसके करीब जाने लगा। सनम का डांस खत्म हो गया और वो वापस जमीन पर बैठ गई। हॉल में जोरों से तालियां बजने लगी। सब लोग उसके कायल हो गए थे। अचानक हॉल में शोर शराबा बंद हो गया, क्योंकि एक आदमी अपने जुनून में स्टेज की तरफ बढ़ने लगा था और सीढ़ियां चढ़कर ठीक सनम के सामने जाकर खड़ा हो गया। हॉल में शांति महसूस करके सनम ने अपनी नजरें उठाकर देखी तो हैरान रह गई। एक आदमी काला मास्क पहने उसके ठीक सामने खड़ा उसे शिद्दत से देख रहा था। सनम उसे देखती रह गई और उसका दिल धक धक करने लगा। वो आदमी उसके और पास आया और अपने एक घुटने के बल बैठकर सनम के चेहरे को पकड़ लिया। घूंघट में से वो सनम की नीली आंखों को जुनून से देख रहा था। सनम उसे हैरानी से देख रही थी। अधीर उसके और करीब आया और उसने कसकर पूरी शिद्दत से सनम के माथे को चूम लिया। सनम की आंखें बंद हो गई और एहसास हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि अधीर ही है। सनम के मुंह से अचानक से बेहद हसीन आवाज में निकल गया कि अधीर। सनम के मुंह से अपना नाम सुनकर अधीर का दीवानापन और बढ़ गया। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने सनम की बाजुओं को पकड़कर बड़े प्यार से खड़ा कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इस मास्क के पीछे है कौन, जो सनम के इतने नजदीक है कि उसे चूम रहा है। कहानी में क्या होगा आगे? जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर ने सनम को खड़ा किया। उसकी नीली आंखों को देखते हुए वो शिद्दत से बोला, चांद, इंतजार है उस वक्त का जब तुम्हारी रोशनी मुझे पूरी तरह से रोशन कर देगी। सनम अधीर की बात सुनकर हैरान रह गई।
और जैसे ही कुछ बोलने लगी तभी अधीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, यही चाहते हो ना कि यहाँ से चला जाओ? तो ठीक है, वैसा ही होगा, पर एक बात गांठ बांध लो, आना तुम्हें मेरे पास ही है। इतना कहकर अधीर ने घूंघट उठाकर पूरी शिद्दत से सनम के चेहरे को देखा और दीवानों की तरह बोला, कतई जहर हो। अधीर के मुंह से ये शब्द सुनकर सनम को पता नहीं क्या हुआ, उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। यह नजारा देखकर अधीर के चेहरे पर भी कातिल मुस्कान आ गई। उसने सनम के गाल को सहलाया और उसके घूंघट को वापस नहीं करके वहां से जाने लगा। हॉल में मौजूद सभी लोग उस मास्क पहने आदमी की शक्ल देखने को बेताब हो रहे थे। ये पता नहीं कौन है ये। अधीर सबको इग्नोर करता हुआ अपने रौब से बाहर की तरफ जाने लगा। सनम उसे जाते हुए देख रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। सनम को समझ नहीं आया कि वो मुस्कुरा क्यों रही है। अधीर वहां से बाहर चला गया और आराम से अपनी मौज में सुनसान सड़क पर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर बड़े शान से चलने लगा। उसके सामने सनम का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, जो उसे उसका दीवाना बना रहा था। अधीर ने अपने पैंट की जेब से सिगरेट निकाला, उसे अपने होठों के बीच रखा और लाइटर से जलाकर सिगरेट के कश लेने लगा। अधीर के चेहरे पर नशा चढ़ता जा रहा था। आज सनम की अदाएं, उसका मुस्कुराना, सब कुछ उसे अंदर तक हिला गया था। अधीर के जाने के बाद सब लोग सनम की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। सनम को घबराहट होने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी विहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अरे भाई, अब सब लोगों ने इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? वो जो अभी अभी यहाँ से गया है ना, वो इनका कोई रिश्तेदार होगा और इन्हें ऑल द बेस्ट कहने आया होगा। हाँ, ये बात है कि उनका ऑल द बेस्ट कहने का तरीका काफी अलग था। मतलब जो भी था, काफी डेयरिंग बंदा था। खैर मिस सनम, अब आप जा सकती हैं। कुछ देर बाद सबको रिजल्ट मिल जाएगा। विहान के कहते ही सनम वहां से चली गई और सभी जजेस मिलकर रिजल्ट की तैयारी में जुट गए। सनम स्टेज के पीछे आई तो सभी स्टूडेंट्स उसे घूरने लगे। उनमें से एक लड़की बोली, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है ये लड़की। जब देखो कोई ना कोई इसके लिए आ ही जाता है। उस रात सीईओ अधीर इसे लेकर चले गए थे और आज पता नहीं कौन आया था जो सबके सामने इसे चूमने लगा था। राज एक कोने में खड़ा होकर सनम को गुस्से से घूर रहा था। उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो सनम को चूम कर गया था। सनम ने उस लड़की की बात सुनी तो गुस्से से बोली, इसका मतलब तुम मानती हो कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ? अरे इसमें कोई शक है भी नहीं, पर मैं अपनी खूबसूरती का फायदा नहीं उठाती, बल्कि सब लोग मेरी कला के दीवाने हैं, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम ऐन मौके पर अपना डांस स्टेप भूल गई और तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। सनम की बात सुनकर रिदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो गुरूर से उस लड़की की तरफ देखने लगी। उस लड़की ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से में जलती हुई बोली, ज्यादा घमंड है क्या अपने डांस पर? याद रखना, कहीं ये डांस ही किसी दिन तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। सनम ने कहा, मुसीबत आएगी तो उससे बाहर निकालने वाला भी आ जाएगा। तुम अपने पैजामे में रहो, मुझ पर ध्यान देने से अच्छा है खुद के डांस को सुधारो। इतना कहकर सनम वहां से अपने रूम में चली गई। उसके साथ रिदा भी वहां से चली गई। उस लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने दूर खड़े राज की तरफ देखा और उसके पास जाकर बोली, इस लड़की को काफी अकड़ है, जैसे किसी राजा महाराजा के खानदान की हो। राज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, रिया, इसकी अकड़ तो मैं निकाल दूंगा, पर उससे पहले ये पता करना होगा कि वो मास्क पहने आदमी था कौन। और साले की हिम्मत तो देखो, मेरी सनम के माथे को चूम गया। रिया ने कहा, तुम पहले इस मन्नत की अकड़ निकालो, उस आदमी का पता मैं लगाती हूँ। सनम रूम में आई और बेड पर बैठ गई। रिदा उसके बगल में बैठकर बोली, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? सनम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है मेरे इतने करीब आने की हिम्मत किस में है, समझ जाओ। रिदा ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर अधीर? सनम अपने कान के झुमके को निकालते हुए बोली, उन्हें महसूस कर सकती हूं मैं। तो बस पता चल गया कि वो ही आए हैं और जल्दी चले भी गए। शायद दुनिया के सामने ये जाहिर करने आए थे कि इस लड़की पर उनकी नजर है और उनका ही हक है। रिदा ने कहा, पता नहीं क्या चल रहा है, खुद समझ नहीं आता। खैर, इन सब बातों को छोड़, तू ये बता कि उन्होंने जब तुम्हें चूमा तो तुम्हें कैसा लगा? सनम ने अपनी आंखें बंद कर दी और उस समय को याद करने लगी जब अधीर उसके पास आया और उसने सनम के माथे को चूम लिया। सनम ने कसकर रिदा का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर रिदा मुस्कुराने लगी। सनम अपने ख्यालों में खोई हुई धीमी आवाज में बोली, ऐसा एहसास हुआ जैसे हम दोनों के आसपास कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों वहां मौजूद हैं। उनकी छुअन बहुत अलग थी, पर बुरी नहीं थी। सनम की बात सुनकर रिदा ने उसे हिलाया और बोली,
लड़की प्यार में पड़ चुकी है। सनम को होश आया और वो खुद को चपत लगाते हुए बोली, कभी नहीं, सनम किसी से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सिर्फ अपने डांस से प्यार है और उसके लिए ही वो जीती है। रिदा ने कहा, वो तो वक्त बताएगा मैडम। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी और कुछ देर में सभी स्टूडेंट्स हॉल में इकट्ठा हुए। रिजल्ट घोषित होने वाला था। होस्ट अपने हाथ में एक लिफाफा लेकर स्टेज पर आया और बोला, हमें हमारे तीनों विजेता मिल चुके हैं, तो बिना देरी किए मैं बता देता हूँ कि तीसरा स्थान हासिल किया है रिदा शर्मा ने ब्रेक डांस कैटेगरी में। पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। रिदा खुशी से सनम के गले लग गई और दूर बैठा विहान अपने सीने पर हाथ रखकर उसे देखे जा रहा था। उसका स्नेल तीसरे नंबर पर आया था और वो कितनी खुश लग रही थी। होस्ट आगे बोला, दूसरा स्थान हासिल किया है राज ने हिप हॉप डांस कैटेगरी में। राज के लिए भी तालियां बजने लगी, पर राज सिर्फ सनम की तरफ देख रहा था। पता नहीं वो उसके साथ क्या करने वाला था। होस्ट आगे बढ़ते हुए बोला, तो अब बारी आती है हमारे फर्स्ट रैंक वाले विनर की, जो कि कहलाएगा बेस्ट डांसर ऑफ द स्टेट तमिलनाडु। दिल थाम कर बैठ जाइए, इस साल की बेस्ट डांसर ऑफ द स्टेट है मिस सनम तनेजा। अपना नाम सुनते ही सनम की आंखों से पानी बहने लगा। उसने कसकर रिदा को गले लगा लिया। पूरा हॉल सनम के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उसका डांस सबको पसंद आया था। राज गुस्से से सनम को देख रहा था। उसे सनम की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद तीनों विजेताओं को इनाम दिया गया और सनम को बेस्ट स्टेट डांसर का खिताब दिया गया और काफी इनाम भी दिए गए। सनम और रिदा बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद सारा फंक्शन खत्म हो गया और सभी स्टूडेंट्स बस में बैठने लगे। सनम और रिदा भी बस में बैठने लगी। तभी विहान वहां पहुंच गया और बोला, रुकिए। सनम और रिदा ने पीछे मुड़कर देखा। रिदा विहान को देखकर हैरान रह गई और मुंह बनाते हुए बोली, ओफो, ये हिप्पो यहाँ भी पहुंच गया। विहान रिदा के सामने मुस्कुराया और उनके पास गया। विहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आप दोनों को बहुत बधाई हो, दोनों दोस्त जीत गई, वाह। सनम ने कहा, थैंक यू सो मच। इतना कहकर सनम ने उससे हाथ मिला लिया, पर रिदा यूं ही खड़ी होकर उसे घूरती रही। विहान कातिल मुस्कान लिए बोला, लगता है स्नेल को हाथ मिलाना नहीं आता, सही कहा ना मैंने। रिदा ने कहा, वो क्या है ना, मैं हिप्पोस के साथ हाथ नहीं मिलाया करती। विहान हंसने लगा और सनम से बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा स्नेल तीसरे नंबर पर आया, वाह, मुझे बहुत गर्व है इस पर। रिदा ने कहा, ओ हेलो, मैं कोई तुम्हारा स्नेल नहीं हूँ, आए बड़े मेरा स्नेल मेरा स्नेल। विहान ने कहा, तुम सिर्फ मेरी स्नेल हो, जल्दी ही मेरे आंगन में रेंगने वाली हो, पाओ कितनी क्यूट लगोगी फर्श पर रेंगती हुई। रिदा ने कहा, हाय कितना फटीचर आदमी है ये, सरेआम छेड़ रहा है मुझे। सनम ने कहा, शांत हो जा, समझ नहीं आ रहा है क्या, वो मजाक कर रहे हैं और तो ऐसे ही आंख का गोला बने जा रही है। विहान ने कहा, मिस रिदा, जिसे आप फटीचर कह रही है ना, वो आज की प्रतियोगिता का एक जज था जिसने आपको वोट दिया था ताकि आप जीत सके। यहाँ तो हमें ही फटीचर बोला जा रहा है। सही है भाई, अच्छाई का जमाना नहीं रहा, चलो बाय। इतना कहकर विहान वहां से चला गया, रिदा को असमंजस में छोड़कर। उसके जाते ही सनम बोली, इतना एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत क्या थी, वो मजाक कर रहे थे और उन्हें फटीचर कह दिया, बुरा लगा होगा उन्हें, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। रिदा ने कहा, अरे यार मुझे क्या पता था कि ये जज निकलेगा, अब क्या करूं, माफी मांग लूं क्या। सनम ने कहा, चेन्नई जाकर एक बार उनसे मिलकर माफी मांग लेना, अभी तो चलो वरना बस निकल जाएगी। रिदा का चेहरा उतर गया था और दोनों बस में बैठ गई। कुछ देर बाद उनकी बस आगे बढ़ गई। उनकी बस घने जंगल से होते हुए गुजर रही थी। सनम खामोश सी खिड़की के पास बैठी थी और बाहर देख रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था, उसकी रोशनी पूरे जंगल पर पड़ रही थी। सनम घने जंगल को देख रही थी, तभी उसे एक बड़े से पेड़ के पास अधीर दिखाई दिया, जो पेड़ से सर टिकाकर खड़ा जुनून से सनम को ही देख रहा था। उसकी काली गहरी आंखों में सनम के लिए तड़प और बेताबी साफ साफ नजर आ रही थी। सनम उसे वहां देखकर हैरान रह गई और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी, तो अधीर ने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तब तक बस आगे निकल चुकी थी और अधीर पीछे छूट गया था। सनम के सीने में अजीब सा दर्द हुआ और वो जोर से बोली, प्लीज रोको, वो पीछे रह गए हैं। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब, तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सन की हरकतों से डर भी लग रहा था। अधीर नशे में चूर अपनी दीवानगी से सनम की नीली आंखों को देखता जा रहा था। सनम हिम्मत करके बोली, आप समझते क्यों नहीं है। अधीर उसकी आंखों को जुनून से देखता हुआ बोला,
क्योंकि मुझे समझना नहीं है। सनम ने कहा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। सनम का इतना ही बोलना था कि अधीर को गुस्सा आ गया और उसने सनम के कंधे को पकड़कर उसे जोर से पेट से टिका दिया और उसके बेहद करीब आ गया। दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। सनम कांप रही थी। अधीर की गर्म सांसें उसके चेहरे को अजीब सा एहसास दे रही थी। अधीर उसके डरे हुए चेहरे को देखकर हद से ज्यादा जुनून से बोला, नहीं छोड़ सकता तुम्हें, कभी भी नहीं। तुमसे दूर जाना मतलब खुद को मारना होगा। तुम मेरी शिद्दत हो, मेरा जुनून हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सनम। अधीर की बात सुनकर सनम के होश उड़ गए। उसे अजीब सा डर लगने लगा था आगे आने वाले समय के लिए। सनम ने अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत बटोरकर वापस आंखें खोली और बोली, देखिए, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सनम की बात सुनकर अधीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके नाजुक से खूबसूरत हाथ को नशे से देखते हुए बड़े डरावने तरीके से बोला, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, तेरी राहों में। अधीर की बात सुनकर सनम के रोम रोम में हलचल होने लगी। उसका दिल धक धक करने लगा। उसे बहुत अलग से एहसास हो रहे थे जो बुरे नहीं थे पर बेहद खतरनाक थे। सनम ने हिम्मत करके अधीर की काली आंखों में देखा तो देखती ही रह गई। कितनी जुनूनी और दीवानगी भरी निगाहें हैं इस आदमी की, जो सनम के लिए हर हद पार करने को बेताब है। सनम ने अपनी नजरें चुरा ली। ये देखकर अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो सनम के और करीब आया और उसके माथे पर अपनी उंगली चलाना शुरू कर दिया। अधीर की ऐसी अजीब हरकतों से सनम को डर लगने लगा था। अंत में परेशान होकर वो आंखें बंद करके जोर से बोली, बस करो अधीर। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सनम कांप उठी और हकलाते हुए बोली, मुझे जाना है। अधीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसके नाजुक होठों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें जाना नहीं, आना है, वो भी मेरी बाहों में। सनम कुछ समझ पाती इससे पहले ही अधीर ने उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। सनम दंग रह गई। उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। वो पहली बार किसी आदमी की गोद में बैठी थी। सनम उससे छूटने की कोशिश करने लगी और उसकी गोद से उतरकर एक तरफ बैठ गई। अधीर दोबारा उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन निकाला। सनम की नजर उसके फोन के स्क्रीन पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था जीविका। ये नाम सुनकर सनम को अच्छा नहीं लगा, जैसे कि उसे जलन हो रही हो। वो जानना चाहती थी कि ये जीविका कौन है जो अधीर को कॉल कर रही है। अधीर ने उसका कॉल अटेंड किया और कहा, सामने से जीविका कुछ बोली तो अधीर बिना किसी भाव के बोला, ठीक है, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर अधीर ने अपना फोन वापस जेब में डाल दिया और सनम को देखने लगा, जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। तो अधीर उसे खींचकर अपने पास लाया और उसे अपनी बाहों में लगाकर जानबूझकर बोला, जीविका मेरे लिए बहुत खास है, उसे कोई दिक्कत होगी तो मुझे तो जाना ही होगा। अधीर की बात से न जाने क्यों पर सनम को बुरा लग रहा था। उसे जलन हो रही थी और वो मुंह बनाते हुए बोली, आपको जिसके साथ जो करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधीर उसके कान के पास आया और बोला, तुम्हारे साथ तो मैं क्या क्या करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन जब देखोगी तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अधीर की बात सुनकर सनम दंग रह गई और उसकी तरफ देखकर बोली, ओह गॉड, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? आपकी कहीं एक एक बात का मतलब समझ आ रहा है मुझे। अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो सनम के गाल को चूमकर बोला, शर्म करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा और तुम्हें अपना कैसे बनाऊंगा? तुम्हें भी तो मेरा पूरा पूरा साथ देना पड़ेगा, तभी तो मामला 50-50 का होगा। अधीर सनम को डेविल स्माइल के साथ देख रहा था। सनम शर्म से लाल हो चुकी थी। उसने अधीर के चेहरे को घुमा दिया और कहा, बेशर्म गई के। इतना कह के वो भी खिड़की से बाहर देखने लगी। अधीर ने बाहर का मौसम देखा और कहा, आज आंधी और तूफान आने वाला है, कहीं इस हसीन मौसम में हम बहक ना जाए और कुछ हो ना जाए। अधीर बात से सनम एक बार फिर से शर्माने लगी और बाहर देखकर बोली, मौसम चाहे कैसा भी हो पर हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और मैं आपको अपने आप को छूने तक नहीं दूंगी। आपसे बेहतर भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में। अधीर की कातिल मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा और उसने बिना सनम की तरफ देखे गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसकी तरफ आग भरी निगाहों से देखकर बोला, जान से मार दूंगा तुम्हें और उसके बाद खुद को भी, पर तुम्हें कोई और छुए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार के लिए तो सनम अधीर के गुस्से से डर गई। उसने अधीर की आंखों में अपने लिए जुनून और शिद्दत देखा और बोली,
लिए खुद को मार सकते हैं आप? अधीर ने कहा। जिस दुनिया में सनम नहीं, वहां अधीर जीकर क्या करेगा? जहां तुम जाओगी वहां मुझे सबसे पहले पाओगी। अधीर की एक एक बातें सनम के दिल को छू रही थीं। उसके सीने को छूते हुए उसे कपकपी दे रही थी। सनम भी उसे एकटक देखने लगी और अचानक उसे शर्म आ गई, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। ये हसीन मंजर देखकर अधीर के सीने में चिंगारी पैदा हो गई। उसके होंठ दोबारा से सनम के होठों की तरफ बढ़ने लगे तो सनम ने अपना चेहरा घुमा दिया और धीमी आवाज में बोली, डोर खोलिए ना, मुझे घुटन हो रही है। बाहर मौसम काफी सुहावना हो रहा है। अधीर ने नशे से उसके चेहरे को देखते हुए कार को अनलॉक कर दिया तो सनम तुरंत कार से बाहर जाने लगी। तभी अधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया तो सनम उसकी तरफ देखे बिना बोली, चिंता मत करिए, कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं हूँ। अधीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। सनम कार से बाहर आई। उसने देखा ठंडी हवाएं चल रही थीं, बादल छाने लगे थे, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। सनम ऊंचे आसमान को देखकर अपने हाथ फैलाकर बोली, दिल में बसा लूं या आंखों में छुपा लूं, कितना खूबसूरत सा है ये सब कुछ। सनम आंखें बंद किए सब कुछ महसूस कर रही थी। वहीं उसके पीछे अधीर कार से टिककर खड़ा उसे शिद्दत से देख रहा था। उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान थी जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो एक टक अपनी सनम को देखे जा रहा था। सनम अपने आप में गुम थी। उसे क्या पता था कि ये बेदर्द माफिया उसका दीवाना बनता जा रहा है। अब से इन दोनों के रास्ते एक होने वाले हैं। अधीर सनम को जुनून से देखकर बोला, तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। दुनिया मुझे बेदर्द कहती है पर असली बेदर्द तो मेरा चांद है, जो सब कुछ जानते हुए भी मुझसे दूरियां बनाने पर तुला हुआ है। उसे पता है कि मैं उससे क्या चाहता हूं, पर फिर भी वो अपनी बेदर्दी दिखाकर मुझसे दूर जाना चाहती है। पर उसे एक बात पता नहीं है कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं उसके साथ। उसे पाने के लिए वो मेरी जान है, मेरा जहान है, मेरा चांद है, मेरी सनम है। ये सब सुनकर सनम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से पानी की बूंदें छलक पड़ी, पर उसने एक बार भी पलटकर अधीर की तरफ नहीं देखा। यही तो उसकी बेदर्दी थी। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।